हेलो हेलो हेलो। तो चलो फाइनल अकाउंट में हमने कल 2 क्वेश्चंस देखे थे अपने रेगुलर नोट्स से, 2 क्वेश्चन देखे। थर्ड क्वेश्चन देख लो। क्या देगा यहाँ पे? गिवन बिलो ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स दयाल ब्रदर्स एज ऑन 31 मार्च 2017। एज ऑन 31 मार्च 2017 कैपिटल अकाउंट्स कितना है? 7 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख। आगे 14% टर्म लोन, हाँ चलो 14% टर्म लोन कितना है? 14% टर्म लोन 4 लाख। आगे लोन फ्रॉम मेसर्स डी एन कंपनी 4,60,000। ट्रेड रिसीवेबल 4,20,000। कैश इन हैंड 20,000। इन्वेंट्री 6 लाख। फर्नीचर 2 लाख। ट्रेड पेएबल 40,000। एडवांस टू सप्लायर 1 लाख। नेट प्रॉफिट 1 लाख। ड्रॉइंग 60,000। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। डायरेक्टली बैलेंस शीट बनानी है, जो इंफॉर्मेशन दी है उस बेसिस पे बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करनी है। हेलो हेलो हेलो। हाँ तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। चलो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो। इसमें कोई एडजस्टमेंट्स नहीं, जो इन्फॉर्मेशन दी है उस बेसिस पे बैलेंस शीट बनानी है। जैसे कि हम पहले क्या करते थे, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाते थे, और ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट से जो प्रॉफिट आता था वो प्रॉफिट आगे हम कंटिन्यू करते थे बैलेंस शीट में। तो इन्होंने प्रॉफिट जो है वो डायरेक्टली दिया है, नेट प्रॉफिट मिला क्या? नेट प्रॉफिट, सो इट इज गिवन डायरेक्टली। बराबर, तो हमें वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, 2 अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो चलो बैलेंस शीट बना देते हैं। बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ क्या? मेसर्स दयाल, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स दयाल। एज ऑन 31 मार्च 2017। चलो कैपिटल कहां पे लिखा जाए? लाइबिलिटी, कैपिटल लाइबिलिटी में 7 लाख। आगे लैंड एंड बिल्डिंग, कुछ डेप्रिसिएशन वगैरह बताया क्या? नहीं बताया। कितना है लैंड एंड बिल्डिंग? 3 लाख। कोई एडजस्टमेंट नहीं दी है, डिप्रिसिएशन एडिशनली प्रोवाइड करना है ऐसा कुछ भी बताया नहीं है।
ठीक है, तो आगे बोलो। 14% टर्म लोन, तो कहां पे जाएगा ये टर्म लोन लाइबिलिटी? 14% टर्म लोन कितना अमाउंट है? 4 लाख। 14% टर्म लोन 4 लाख। आगे बोलो। लोन फ्रॉम मेसर्स डी एन कंपनी, ये भी क्या है? लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी साइड पे लिख दो लोन फ्रॉम मेसर्स डी एन कंपनी। आगे कितना? 4,60,000। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल, एसेट एक लाइबिलिटी? एसेट। ट्रेड रिसीवेबल कोई एडजस्टमेंट्स दिए नहीं है, डायरेक्टली हम आइटम्स रिस्पेक्ट टू प्लेस पे लिख रहे हैं। तो कितना है? 4,20,000। नेक्स्ट, कैश इन हैंड कितना है? 20,000। नेक्स्ट, इन्वेंट्रीज इन ट्रेड, इन्वेंट्रीज ये इन ट्रेड, तो लिखो यहां पे इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। इन्वेंट्री मतलब क्या? स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जिसे हम बोलते हैं इन्वेंट्री, उसे कहा जाएगा इन्वेंट्री। कितना? 6 लाख। नेक्स्ट, फर्नीचर एसेट साइड पे कितना है फर्नीचर? आगे ट्रेड पेएबल लाइबिलिटी साइड पे कितना है? नेक्स्ट, एडवांसेस टू सप्लायर, मतलब एडवांस दिया है कि एडवांस लिया है? एडवांस दिया है भाई। तो एडवांस दिया मतलब क्या कि अपना एसेट है या लाइबिलिटी है? एसेट है, क्योंकि लोगों को पैसे दिए हैं, लोगों से लिए नहीं है। सो एडवांसेस टू सप्लायर कितना? 1 लाख। नेक्स्ट, क्या दिया? नेट प्रॉफिट ऐड कितना? 1 लाख। और आगे क्या दिया है? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होगा? लेस। कितना है ड्राइंग्स? तो बोलो कितना आता है आउटर में? 7 लाख। लिखा सब? कितना है? टैली हो गया? 16 लाख 40,000। 16 लाख 40,000। अगला टैली हो गया? ज्यादा खुश मत होना, चिल्लर प्रॉब्लम था। हाँ टैली हो गया। चलो अगला, अगला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान देके पढ़ना। अगला जो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा ध्यान देके पढ़ना। द बैलेंस शीट ऑफ फाफर ऑन 1st January 2017 was as follows: trade payable 15 lakh, expenses payable 1,50,000, capital 50 lakh, प्लांट एंड मशीनरी, ये सभी इंफॉर्मेशन दी है। अभी ये डेट कौन सी है? डेट को अंडरलाइन करना। हम बहुत सी बार ऐसा होता है कि सिंगल रहने की इतनी आदत हो जाती है कि डेट क्या होती है हमें पता ही नहीं होता है। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन डेट में होता है। आप डेट पढ़ते ही नहीं हो, डायरेक्टली ये आइटम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखना स्टार्ट करते हो। बट ये जो बैलेंसेस है ये कौन सा है? 1st January 2017 का है।
मतलब ये कौन सा है, ओपनिंग है, ये कौन सा है, ओपनिंग है, मतलब उन्होंने ओपनिंग बैलेंस दिए, नीचे शायद से कुछ एडजस्टमेंट्स दिए होंगे और हमें क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। पहले क्या होता था, ट्रायल बैलेंस में डायरेक्टली क्लोजिंग बैलेंसेस दिए जाते थे, अभी आपको दिया है ओपनिंग बैलेंसेस और उससे आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। याद रखना ये 1 जनवरी 2017 क्या है, ओपनिंग या क्लोजिंग, ओपनिंग है, करेक्ट है, कोई डाउट इसमें, ओपनिंग है, वहां पर लिख देना ओपनिंग बैलेंस शीट। ये कौन सी है, ओपनिंग बैलेंस शीट, लिखा ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या हुआ रुचा, क्या बढ़ाना है, ठंड बज रही, ठंड बंद करना है बोल रहे हो क्या, फैन है ना तो एसी जरूरत है क्या, फैन भी एसी भी, स्वैग ही अलग है। हाँ तो अभी तो एसी बंद करता हूँ, बाद में जब लगेगा बता देना, स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि अभी ऑलरेडी थोड़ा सा कोल्ड है ही और मुझे भी एसी से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, खांसी आ जाती है, वो डायरेक्टली मेरे ऊपर ही आ जाता है। हाँ हाँ क्या हुआ? हाँ। चलो क्वेश्चन नंबर 4, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। आगे क्या क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले ड्यूरिंग 2017 हिज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील्ड नेट प्रॉफिट ऑफ 15,30,000, दिस वाज आफ्टर अलाउइंग फॉर द फॉलोइंग, मतलब कुछ एक्सपेंसेस अलाउ कर दिए, कुछ एक्सपेंसेस और इनकम लिखने के बाद में प्रॉफिट कितना आ गया, 15,30,000। उसमें क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 6%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 6% है, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी एट 10% एंड ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर 5% और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल एज एट 31 दिसंबर 2017। मतलब ये जो प्रॉफिट है 15,30,000, ये तीनों एडजस्टमेंट्स करने के बाद में आया। तो इसमें से कोई गलत इफेक्ट दिया है क्या, ऐसा कुछ कि जो देना नहीं चाहिए था बट वो डेबिट कर दिया या माइनस कर दिया, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया, मतलब ठीक है ना, इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या है, इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। देखो अभी हम क्या समझते हैं, बिजनेस और ओनर दोनों एक है या सेपरेट है, बिजनेस और ओनर दोनों एक है या सेपरेट है, क्या समझते हैं, सेपरेट है। इस वजह से बिजनेस ने जो पैसे ओनर के पास से लिए वो बिजनेस के लिए क्या मानी जाती है, लायबिलिटी मानी जाती है, तो बिजनेस उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है, बिजनेस उसके ऊपर क्या करता है, इंटरेस्ट देता है, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, खर्च हो गया, बिजनेस के लिए क्या हो गया, खर्च हो गया, एक्सपेंसेस, तो वो पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखने चाहिए। बट ओनर के हिसाब से देखते हो तो ओनर के लिए क्या हो गया, ये इनकम, क्योंकि उसने जो पैसे बिजनेस में लगाए थे उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल गया है, बराबर, तो इस वजह से उसके कैपिटल में उसे ऐड किया जाता है। मतलब लॉजिकली अगर आप देखते हो, आपने ये माइनस नहीं भी किया होता, माइनस नहीं भी किया होता तो क्या होता, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा नहीं होता तो क्या होता, आपका प्रॉफिट उतने से बढ़ता और वो प्रॉफिट कहां पे जाता, कैपिटल अकाउंट में, मतलब अल्टीमेटली वो कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके जाएगा नेट प्रॉफिट, तो अल्टीमेटली वहां पे कैपिटल में ही ऐड होता है। बट थिंग इज दैट अगर आपको प्रॉब्लम में बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाना है, प्रोवाइड करना है, तो उस केस में अपने पास कोई चॉइस नहीं बनती है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे हम, पीएनएल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और दूसरा इफेक्ट, दूसरा क्या, कैपिटल में ऐड कर देंगे, पीएनएल अकाउंट में डेबिट और दूसरा क्या, कैपिटल अकाउंट में ऐड करें। लॉजिक समझा इसके पीछे, क्यों पीएनएल अकाउंट को डेबिट, क्योंकि बिजनेस के हिसाब से एक खर्च है, बट ओनर के हिसाब से क्या ये उसका इनकम बन रहा है, तो ओनर के कैपिटल अकाउंट में, ओनर का अकाउंट कौन सा होता है, कैपिटल, तो उसमें हम ऐड कर देंगे और बिजनेस का जो पीएनएल अकाउंट बन रहा है उसमें हम डेबिट कर देंगे, मतलब उससे वो लेस हो जाएगा, करेक्ट है। ओके तो यहां पे देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने अलाउ किया, मतलब डिडक्ट किया है, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में क्या किया, डेप्रिसिएशन भी डिडक्ट किया, फर्नीचर और किसके ऊपर, मशीनरी के ऊपर, ये भी ठीक है ना, करना ही चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5%
ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल, ये भी प्रोविजन भी उन्होंने क्रिएट करके रखे, आपको वो भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बट उन्होंने क्या बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये सभी एडजस्टमेंट्स किए। उन्होंने ये नहीं बोला है कि बैलेंस शीट में कुछ एडजस्टमेंट्स किया। अभी आप सिंपल सोचो कि जो आपके पास बैलेंसेस है वो ओपनिंग है, ओपनिंग बैलेंसेस है, मतलब उसमें एडजस्टमेंट किया है या करना बाकी है। जैसे कि ऊपर जो ट्रेड रिसीवेबल दिख रहा है आपको बैलेंस शीट में, ट्रेड रिसीवेबल कितना दिख रहा है आपको बैलेंस शीट में, बोलो 14 लाख। अब 14 लाख में 5% का एडजस्टमेंट किया है या करना बाकी है, करना बाकी है। ये समझ में आया ना, मतलब ऊपर के जो बैलेंसेस है, जो बैलेंस शीट दी है, उसमें सभी बैलेंसेस क्या है, अनएडजस्टेड है। जैसे कि वहां पे क्या दिया है, प्लांट एंड मशीनरी दिया, उसमें डिप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है इस साल का या प्रोवाइड करना बाकी है, प्रोवाइड करना बाकी है, जो हम बैलेंस शीट बनाते हो प्रोवाइड करेंगे। बट याद रखना ये जो ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग का है 14 लाख, वो क्लोजिंग में भी 14 लाख नहीं बेचेगा। उसका रीजन क्या है, इस साल कुछ गुड्स एडिशनली बेचे होंगे, इस साल कुछ पैसे हमें मिल गए होंगे, इस वजह से उन्होंने एंडिंग में आपको ट्रेड रिसीवेबल कितना ये बताया होगा। लॉजिकली उन्होंने बताना चाहिए, क्योंकि बाकी तो ठीक है, फर्नीचर जो पहला था लास्ट ईयर वही कंटिन्यू हो रहा है ना, बट डेटर्स वही एक साल कंटिन्यू होते हैं क्या, डेटर्स 2-3 महीने का टाइम देते हैं हम उन्हें, 2-3 महीने में पैसे आते हैं, बाद में उस फिर से क्रेडिट सेल होता है, तो कंटिन्यूस फ्लक्चुएट होते रहता है। बट फिक्स एसेट क्या होते हैं, वो कंटिन्यूसली 4 साल 5 साल अपने पास रहता है, तो उसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं होता है। समझ आ गया। तो यहां पे देखो ये तीनों एडजस्टमेंट्स किए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, अच्छी बात है, सही बात है। बट इसके इफेक्ट्स अभी तक बैलेंस शीट में नहीं आए, क्योंकि बैलेंस शीट बनाई है ना, अभी तो बैलेंस शीट बनाना है हमें। क्लियर, आगे। बट while preparing the profit and loss account he had forgotten to provide for, वो भूल गया, कुछ चीजें भूल गया। कौन सी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मतलब उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बना लिया, प्रॉफिट भी कैलकुलेट किया, लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखे नहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसने क्या करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के साथ, पहला इफेक्ट बोलो, एक्सपेंसेस में ऐड, मतलब उसे एक्सपेंसेस साइड पे दिखाना चाहिए था। एक्सपेंसेस बढ़ जाते, प्रॉफिट क्या हो जाता, कम हो जाता, बट वो भूल ही गया, उसने कुछ भी नहीं किया। मतलब मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर से बना के इतना करेक्शन करना पड़ेगा, बाकी चीजें ठीक है, बट जितना उन्होंने उसने प्रोवाइड नहीं किया उतना तो प्रोवाइड करना पड़ेगा। दूसरा, प्रीपेड इंश्योरेंस टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000, ये भी उसने क्या एडजस्ट नहीं किया। मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस क्या करते, याद है कि इंश्योरेंस से लेस करते थे, उससे आपके खर्चे क्या होते थे, कम दिखाई देते, और प्रॉफिट क्या होता था, बढ़ता था। मतलब मुझे इतने से प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। सुनिए भाई, इतने से क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। आगे आगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हाँ, हिज करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 31 दिसंबर 2017, अभी के बैलेंसेस दिए उन्हें, सिर्फ करंट एसेट के दिए। क्यों, करंट एसेट कंटिन्यूसली क्या होता है, चेंज होता है। इन्वेंट्री हर साल क्या होती है, परचेस करेंगे, सेल करेंगे, कंटिन्यूस ट्रांजैक्शन चलेंगे, इस वजह से इन्वेंट्री चेंज होती है। बट आपकी जो मशीन है, मशीन तो कांस्टेंट रहेगी ना, वही रहेगी जो लास्ट ईयर रहेगी। अगर कुछ एडजस्टमेंट में बोला नहीं तो लास्ट ईयर में जितनी थी वही रहेगी, सिर्फ उसमें क्या होगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन। करंट एसेट का दिया उन्होंने, इन्वेंट्री कितनी 14,50,000, ट्रेड रिसीवेबल 20 लाख। लेकिन ये ट्रेड रिसीवेबल जो 20 लाख आपको दिख रहा है ना, उसमें कुछ एडजस्टमेंट बाकी है। कौन सा, वो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वाला, क्लियर, वो बाकी है। आगे क्या है, ट्रेड पेबल है, कैशियर बैंक है। ड्यूरिंग द ईयर ही विथड्रॉ 6 लाख फॉर डोमेस्टिक यूज, 6 लाख उसने डोमेस्टिक यूज के लिए ले लिए। मतलब ये क्या है, ड्रॉइंग्स है। आगे, रिक्वायर्ड ड्रॉ अप हिज बैलेंस शीट, लेकिन बैलेंस शीट तभी बनाएंगे जब पीएनएल अकाउंट बनाएंगे। सर पीएनएल अकाउंट की क्या जरूरत है, नेट प्रॉफिट तो दिया है, तो क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है, क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट्स कुछ बाकी है। जो आपने प्रॉफिट निकाला ना, वो 2-3 एडजस्टमेंट रह चुके उस वक्त, वो हमें एडजस्टमेंट करके, बाकी कुछ नहीं करना है। उतने दो जो एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड इंश्योरेंस, उतना करके मैं नया प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा और आगे बैलेंस शीट बनाऊंगा। तो चलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिर्फ 5 लाइन का चाहिए, 5 लाइन के आसपास, और बैलेंस शीट अपना नॉर्मल, क्लियर, सिर्फ 5 लाइन के आसपास आपको चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओनली 5 लाइन्स। 5 ही लाइन की क्यों जरूरत है, बोलो, क्योंकि बाकी सभी किया, सिर्फ 2 ही एडजस्टमेंट्स बाकी है इन द बुक्स ऑफ, बोलो।
इसे हम बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे हम बोलेंगे रिवाइज्ड। रिवाइज्ड या वहां पे दूसरा करेक्टेड, ऐसा कुछ वहां पे कह सकते हैं, रिवाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर क्या है, चलो गया, डन। चल डन। हाँ अरे कुछ तो आवाज आने दो, इतने क्यों थके, सुबह सुबह फ्रेशनेस होना चाहिए ना, मतलब कुछ एनर्जी हो गया। ये देखो अक्षत के थे, ऐसे क्या कर रहे हो, नींद खुली नहीं, उल्टा एनर्जी मेरी डाउन होनी चाहिए। मतलब जैसा कि आपको पता है डाइट कर रहा हूँ, दिन में एक बार ही खाना खाता हूँ मैं, एक बार ही खाना खाता हूँ, तो थोड़ा दुबला हो रहा हूँ। काय म्हणतात त्याला, हाँ सुकून चालू है, हाँ लग रहा है ना सुकून चालू है, नहीं लग रहा। एक टाइम ही खाना खाना स्टार्ट कर दिया, क्या बताऊं आपको, कुछ दिनों से। कंट्रोल, पेशेंस, डेडिकेशन, डिवोशन, और क्या मोटिवेशन। इसके पीछे कोई मोटिवेशन नहीं है, नहीं तो आप बोलोगे किसके लिए करे उसे इतना। बैलेंस शीट एज ऑन, चलो बोलो, पहले जो नेट प्रॉफिट आया वो नेट प्रॉफिट कहां पे दिखाएंगे, ये रिवाइज्ड है, इसमें कुछ करेक्शंस कर देंगे, दो ही करेक्शन है, उतना करने के बाद में आपको नया प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो पहले वाला जो नेट प्रॉफिट है वो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे ले या डेबिट साइड पे, कहां पे, क्रेडिट साइड पे ले ले, बाय लिख दो ना, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, कितना है कैलकुलेट किया, 15 लाख 30,000, 15 lakh 30,000, 15 lakh 30,000, डन। आगे बोलो क्या करेक्शन करेंगे, दो, पहला कौन सा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो रिकॉर्ड नहीं किए थे अभी रिकॉर्ड कर देंगे, उससे क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा, तो प्रॉफिट कम होगा तो कहां पे दिखाना है, डेबिट साइड पे। और प्रीपेड इंश्योरेंस रिकॉर्ड नहीं किए, रिकॉर्ड नहीं किए, तो रिकॉर्ड नहीं किए मतलब क्या, वो एक्सपेंसेस से लेस हो जाते हैं, मतलब एक्सपेंसेस से लेस नहीं किए, मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा दिख रहे थे लास्ट टाइम जब ये कैलकुलेशन किया था, और प्रॉफिट क्या दिख रहा है, कम, तो उतने से हमें बढ़ाना है। तो अगर प्रॉफिट बढ़ाना हो तो डेबिट साइड पे लिखो या क्रेडिट साइड पे लिखो, क्रेडिट साइड पे लिखो, ठीक है करेक्ट है। तो यहां पे डेबिट साइड पे लिख देना, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, 1,80,000 ना, इतने जो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं किए उससे मुझे रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड पे मैं लिख रहा हूं, एंड बाय
भाई बोलो, प्रीपेड इंश्योरेंस ना। ये क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा? देखो हमेशा हम क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस से माइनस करते हैं, बट एक्सपेंसेस से माइनस नहीं किया तो एक्सपेंसेस ज्यादा दिख रहे थे लास्ट टाइम, इससे प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। तो अभी मैं बढ़ा रहा हूं प्रॉफिट, मतलब करेक्शन कर रहा हूं, ये सब करेक्शन है। तो कितना, 20,000। बोलो कितना आता है? चलो इतने ही दो करेक्शन से 15 लाख कितना आ जाएगा, 50,000। 15 लाख 50,000 टू नेट प्रॉफिट कितना, 13,70,000। इसे हम करेक्ट बोल सकते हैं। नाउ दिस इज योर करेक्ट प्रॉफिट, ये करेक्ट प्रॉफिट है आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स, 13,70,000। डन हो गया? कोई डाउट, कोई शक? आगे ये करेक्शन कर लिया हमने, आगे ये नेट प्रॉफिट कैपिटल में जाता है, वो तो आपको पता ही है। बट आगे हम स्टार्ट करते हैं। देखो नीचे आपको बताया गया है कि करंट एसेट्स कितने हैं, करंट एसेट्स कितने हैं, उसमें से इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के ऊपर कोई एडजस्ट, इन्वेंट्री कितना है, इन्वेंट्री कितना है, 14,50,000। इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या? ये अभी रिसेंट बैलेंसेस है, कब के, 31 दिसंबर 2017 के, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट देखो तीन चीजों के ऊपर मेनली, तीन, उसमें से ट्रेड रिसीवेबल है, उसका प्रोविजन प्रोवाइड किया पीएनएल अकाउंट में, बट अभी तक उसे बैलेंस से मतलब क्या है कि एसेट से एडजस्ट नहीं किया, एक इफेक्ट तो दे दिया। दूसरा क्या, डेप्रिसिएशन किसके ऊपर, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर उसके ऊपर। और तीसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में इंटरेस्ट वो जो है वो ऐड करना है, उतने तीन इफेक्ट्स, मतलब चार, टोटली चार इफेक्ट्स बाकी है। बराबर, बाकी आपको जो इंफॉर्मेशन दी है वो वैसे ही लिखनी पड़ेगी। चलो बोलो, पहला क्या है, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री में कोई चेंज है नहीं है, लिख दो एसेट साइड पे इन्वेंट्रीज, एसेट साइड पे लिख दो इन्वेंट्रीज। बोलो कितना इन्वेंट्रीज? हाँ, जनरली जब आप इन्वेंट्री लिखते हो तो थोड़ा सा नीचे लिखना है सोनाक्षी। ओके, पहले प्लांट एंड मशीनरी वो फिक्स एसेट्स आता है, परमानेंट से अप्रोच फॉलो करते हैं ना, पहले परमानेंट एसेट आता है, कौन से हैं, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। इस वजह से ऊपर मैंने जैसे गैप छोड़ी है वैसे जनरली छोड़ते जाओ। चलो ऊपर प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर के लिए जगह होनी चाहिए। क्लियर? सो इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री कितनी है, 14,50,000, 14,50,000। आगे बोलो क्या दिया है, ट्रेड रिसीवेबल, इसमें एडजस्टमेंट करना बाकी है। बराबर, ट्रेड रिसीवेबल में एडजस्टमेंट करना बाकी है, तो लिखो ट्रेड रिसीवेबल। इनर कॉलम में कितना, कितना है ट्रेड रिसीवेबल, 20 लाख। बराबर ना, ट्रेड रिसीवेबल 20 लाख। उसके ऊपर क्या बोला है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बनाना है, 5% माइनस, इसके दो इफेक्ट देने हैं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि एक ऑलरेडी दे दिया है, नेट प्रॉफिट हमने निकाल लिया। प्रोविजन फॉर या न्यू प्रोविजन, न्यू लिख देना नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है, 5%, मतलब कितना, 1 लाख। 20 लाख का 5% कितना आता है, 1 लाख। तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 19 लाख। हो गया? आगे बोलो, और कौन सा बैलेंस दिया है, कैशियर्ड बैंक, इसमें कोई चेंज है क्या, कैशियर्ड बैंक में कोई चेंज है नहीं है, तो कैशियर्ड बैंक यहां पे लिख देंगे, कैश एट बैंक कितना, 10,35,000। ये क्लोजिंग बैलेंस से याद रखना, नीचे क्या दिया है, डेट कौन सी दी है जहां से आप पढ़ रहे हो, 31 दिसंबर 2017, ये क्लोजिंग बैलेंस ही है। तो जहां जहां पे कोई एडजस्टमेंट नहीं बताया वहां पे हम डायरेक्टली लिख रहा है। क्लियर? तो 10,35,000। आगे बोलो क्या है, ट्रेड पेएबल कितना, लायबिलिटी साइड पे लिख दो ट्रेड पेएबल कितना है, 11,40,000। और क्या है, ड्राइंग्स है ना, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कहां से माइनस होती है, कैपिटल से। तो हम यहां पे ध्यान देना, कैपिटल लिखने वाले हैं तब तक के लिए ड्राइंग तो लिख दो कैपिटल, सिर्फ नाम लिख दो माइनस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना,
6 लाख हुई क्या? डन। 6 लाख, तो ये माइनस है। आगे बोलो क्या करना है। अभी इतने बैलेंसेस तो उन्होंने दिए, बाकी बैलेंसेस दिए नहीं उन्होंने, मतलब बाकी बैलेंसेस दिए नहीं है के मतलब कौन कौन से दिए नहीं है? पहले ओपनिंग बैलेंस शीट देखो, पता चल जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो, प्लांट एंड मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया, बट वो निकाल सकते हैं। क्यों? कैसे? डेप्रिसिएशन माइनस करके निकलेगा। आगे क्या है? फर्नीचर एंड फिक्चर का भी क्या मिलेगा? क्लोजिंग बैलेंस मिल सकता है डेप्रिसिएशन माइनस करके। आगे और क्या है? कैपिटल। कैपिटल कितना है? 50 लाख। कैपिटल कितना है? 50 लाख। तो ये जो 50 लाख है उसके ऊपर कितना बोला? इंटरेस्ट 6% ना, वो इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं 50 लाख के ऊपर। बाकी चीजों में कुछ बोला नहीं है, मतलब बैलेंसेस वही है, सिर्फ एडजस्टमेंट्स कर दो। करेक्ट है? तो चलो पहला कौन सा है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना कितना है? 30 लाख। उसके ऊपर कितना डिप्रिसिएशन? सॉरी माइनस लिखना है यहां पे, माइनस 10%। कितना आता है? 3 लाख आता है, बराबर। तो कितना आएगा? 27 लाख। आगे इमीडिएटली लिखो क्या? फर्नीचर एंड फिक्चर कितना? 3 लाख। इसके ऊपर कितना बोला है? 5% डेप्रिसिएशन। कितना आता है? 15,000। तो कितना आता है? 2,85,000। 2,85,000। इसके दूसरे इफेक्ट देने क्या? इसके सेकंड इफेक्ट देने क्या? जनरली हम देते हैं, बट अभी क्यों नहीं देने? क्या क्यों नहीं देने? नेट प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया है, इसका मतलब उसमें वो इफेक्ट्स दे। उन्होंने क्लियरली बोला ना, ये सभी आइटम्स अलाउ किए उसमें, मतलब डिडक्ट किए। अभी फिर से डिडक्ट करने का क्या सेंस बनता है? तो इस वजह से सेकंड इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, उन्होंने दे दिया है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और क्या बाकी है? कैपिटल ना। कैपिटल कितना? इसमें क्या ऐड होगा? नेट प्रॉफिट कितना? ऊपर कैलकुलेट किया देखो, करेक्टेड कितना है? 13,70,000। कितना? 13,70,000 और प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 6% ना। तो 6% मतलब कितना आता है? 50 लाख का 6%। 50 लाख का 6% कितना आएगा? 3 लाख। कितना आता है? 50 लाख का 6%। ओनर के लिए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बन जाता है? ओनर के लिए इनकम, या ओनर के लिए गेन बन जाता है। तो उसमें हमने क्या किया? ऐड कर दिया 3 लाख। ओके, तो बोलो ये टोटल कितनी आ रही? 60,70,000। 60,70,000। अभी आगे लाइबिलिटी साइड पे क्या दिया? एक्सपेंसेस पेएबल। बट आपको क्लोजिंग में बताया नहीं था कि एक्सपेंसेस पेएबल अभी है या नहीं। ये करंट लाइबिलिटी है ना, तो उसी वक्त पे की होगी। करंट लाइबिलिटी कितने साल, कितने दिन के लिए चलती है? 3-4 महीने के लिए जनरली। एक्सपेंसेस पेएबल है, किसी के पैसे देने बाकी, वो कितने दिन रुकेगा? मतलब मान लो मैंने अगर प्रिंटिंग स्टेशनरी कुछ नोट्स प्रिंट करवाए नीचे से, तो वो 2.5 प्रिंट करवाए, मतलब मैं उनको बोल देता हूँ कितने प्रिंट कर रहे हैं, वो 2.5 प्रिंट कर रहे हैं। अभी वो कितने दिन वेट करेंगे? 1 साल मेरे पास से पैसों के लिए? नहीं, कितना दिन वेट करेंगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, बराबर ना। तो इतना वेट करेंगे वो, उसके बाद में पैसे ऑब्वियसली मुझे देने पड़ेंगे। मतलब स्टार्टिंग में जो एक्सपेंसेस पेएबल है वो आज भी पेएबल है, या वो पे किए होंगे, पे किए होंगे। इस वजह से मैंने क्या बोला था? करंट लायबिलिटी जो है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, उसके क्लोजिंग बैलेंसेस उन्होंने देने चाहिए। हम ये नहीं मान सकते कि जो ओपनिंग बैलेंसेस है वही कंटिन्यू होकर क्लोजिंग बन गए, क्योंकि करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज कंटिन्यूअसली क्या होते हैं? फ्लक्चुएट होते हैं। और वर्सेस फिक्स एसेट, फर्नीचर, दुकान में जो फर्नीचर बनवाया था हर साल बनवाते क्या? नहीं, वो तो वैसा ही है ना, जैसे लास्ट ईयर था वो इस साल भी वैसा ही है। तो जैसे कि ये बेंचेस जो है वो लास्ट ईयर ऐसे ही थे जैसे अभी है, बराबर ना। मतलब उसमें कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएशन, मतलब डेली एक बेंच चेंज किया जा रहा है, ऐसा वहां पे कुछ हो रहा है क्या? नहीं होता है। तो हम ओपनिंग बैलेंस को ही आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बेंचेस का अगर हम बात करते हैं, और उसमें क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इसकी यूजफुल लाइफ क्या हो गई? कम हो गई। यूजफुल लाइफ क्या हो गई? कम हो गई। समझ आ रहा है? कोई डाउट है? तो चल
क्या आ रहा है टोटल? मैच हुआ है क्या? नहीं, कुछ बचा है? हाँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड का इफेक्ट देखो यहाँ पे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब ये एक्सपेंसेस पेएबल है, कितना है? और प्रीपेड इंश्योरेंस कितना? 20,000। प्रीपेड इंश्योरेंस 20,000। ये प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है? 20,000। हाँ बोलो। हाँ, नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था, बट वो नेट प्रॉफिट जो है उन्होंने प्रॉब्लम में खुद ही बोला ना वो गलत है, ये एडजस्टमेंट्स किए नहीं है। अरे मैंने बेसिक में आपको पढ़ाया था ना, प्रॉफिट वाली साइड कौन सी होती है? डेबिट होती है, क्रेडिट होती है? क्रेडिट। अभी यहां से शुरू हो गया तो अभी तो टेंशन ही है, ठीक है। प्रॉफिट वाली साइड मैंने बेसिक में पढ़ाया था ना, गेन्स ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? हमेशा क्रेडिट ही होते हैं, वो कभी डेबिट हो ही नहीं सकता है, बराबर। और दूसरी बात, जब आपने प्रॉफिट कैलकुलेट किया होगा तो प्रॉफिट कहां पे आता है, याद है क्या? प्रॉफिट वो जो आता है नेट प्रॉफिट डेबिट साइड पे दिखाई देता है, वो डिफरेंस होता है, बराबर। लेकिन उसे जब टोटल के नीचे लिया जाता है तो अपोजिट साइड पे चला जाता है वो, मतलब जो साइड ज्यादा है वो साइड पे प्रॉफिट तभी आता है जब क्रेडिट साइड ज्यादा होती है। तो क्रेडिट साइड ज्यादा मतलब ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। तो ये कौन सी साइड पे आना चाहिए? क्रेडिट साइड पे आना चाहिए। और दूसरी बात कि मैंने जैसा कि बेसिक में आपको पढ़ाया था, बेसिक में मैंने आपको क्या बताया था, प्रॉफिट और गेन्स के लिए हमेशा एक ही जगह होती है, कौन सी? क्रेडिट। क्रेडिट। और एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए हमेशा डेबिट ही जगह होती है। आप कंफ्यूज अगर इस बात से हो जाओ कि सर नेट प्रॉफिट तो डेबिट साइड पे दिखाई देता है टोटल के ऊपर, तो वो बैलेंस नहीं होता है। बैलेंस कौन सा होता है? टोटल के नीचे जहां पे जाता है उसे बैलेंस हम बोलता है, ऊपर डिफरेंस आता है। ये मैंने आपको समझाया था अकाउंट बनाते वक्त, क्लियर। तो प्रॉफिट के लिए हमेशा कौन सी जगह होती है? क्रेडिट ही होती है, क्लियर। इस वजह से उसे क्रेडिट साइड पे लिखा बाय बैलेंस, मतलब ऑलरेडी जो कैलकुलेट किया था। डन। हाँ, हो गया। मे बी इन 3 to 4 days वो बेसिक के सभी लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पे आएंगे मेरे, ठीक है। अभी तक कोई वीडियो डाला नहीं था उस पर, ठीक है। पता नहीं कहाँ से 450-500 सब्सक्राइबर आ गए, एक भी उस पर वीडियो नहीं है। वो उन्होंने क्या देख के सब्सक्राइब किया वो मुझे पता नहीं। तो अभी सोचा कि चलो सब्सक्राइबर कुछ है ही, मतलब पहले से ही, तो वहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आज ही भले वीडियो नहीं है, सब्सक्राइब कर लेना। आपके फाउंडेशन के रिवीजन पे उसी पे ही आ जाएंगे। फाउंडेशन का जो आगे रिवीजन में लेने वाला हूँ, ठीक है। तो रिवीजन जो है पहले वाले जो रिवीजन है वो भी डाल दूंगा, और प्लस आपके जो रिवीजन होगा वो भी डाल दूंगा, क्लियर। तो वहां पे सब्सक्राइब कर देना, क्लियर। बहुत सारी चीजें अभी उसमें आने वाली है, क्लियर। तो हिट लिस्ट पे है अभी वो यूट्यूब मेरे, ठीक है। तो अभी फोकस उस पर रहेगा, चलेगा, ठीक है। कोई डाउट? मतलब बहुत बुरा लगता है जब अपना कोई लेक्चर 97,000 व्यूज, 95,000, 96,000 जो भी है, वो व्यूज पे जाके बाद में डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि वहां पे उसके पीछे मेहनत, ठीक है, मेहनत हो, प्रमोशन हो, या वहां पे क्या है कि इतने स्टूडेंट्स ने देखा तो कुछ तो भी उसमें इंटरमीडिएट का था, उसमें कुछ तो भी कंटेंट्स ऑब्वियसली रहेंगे, इसी वजह से इतने स्टूडेंट्स ने देखा। अदरवाइज ठीक नहीं लगा तो हम 5 मिनट में चेंज कर देते, ठीक है। तो इतने व्यूज आ गए थे, इतना वहां पे गया कि मिल गया था, तो बाद में वो डिलीट हो गया। तो भी ठीक है, कुछ मैं तो हूं ना, बाकी सब चला गया, मैं तो हूं, ठीक है। तो फिर से वो लेके आऊंगा, ओके, अभी मेरे चैनल पे, ठीक है। बाद में डिलीट होने का चांस ही नहीं कहीं से, ठीक है। तो चलो, कोई डाउट है? नो, पक्का? टैली हो गया? कितने में? हाँ, 73 लाख। 73,90,000।
73,90,000। डन, कोई डाउट? पक्का समझ में आ गया? करेक्शन दो चीजों का था, नेट प्रॉफिट में वो कर दिया, बाद में करेक्ट प्रॉफिट आ गया, करेक्ट प्रॉफिट हमने कैपिटल में ऐड कर दिया ओपनिंग बैलेंस के, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाकी था उसका इफेक्ट वो दे दिया। आगे क्या कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दिया, और ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर क्या कर दिया, ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर क्या किया हमने, क्या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये प्रोवाइड कर दिया। मतलब जो जो चीजें बाकी थी पेंडिंग थी वो कंप्लीट कर दी। मतलब देखो आपको एक समझ में आया होगा, मैंने जो पहले प्रॉब्लम लिए थे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे स्टार्टिंग में, अभी ये प्रॉब्लम घुमा दे, ट्विस्ट कर दे। मतलब प्रॉब्लम वैसा ही, बेस वैसा ही है, बट वहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट करके ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बनाया था बट गलती हो गई, ठीक है, तो उसमें करेक्शन कर दो। क्लियर? स्टार्टिंग में मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली प्रॉब्लम ले लिया, ऑब्वियसली वो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड है, बराबर। और ये जो करेक्शन वाले है वो भी एक्सपेक्टेड है। क्लियर? तो दोनों हम यहां पे कवर कर रहे हैं। कोई डाउट? आगे नेक्स्ट, अगला क्या है, 5, बोलो क्या करने के लिए उन्होंने बोला है, कैपिटल, परचेस एंड सेल, ओपनिंग इन्वेंटरी, ये तो नॉर्मल वाला है ना, इजी है ना, ये आप सॉल्व कर लेना, ये वाला आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। आगे चलो, आपको जो मैंने नोट्स शेयर किए वो ओपन कर देना, जो नोट्स आपको मैंने शेयर किया है वो ओपन कर देना। जो आदमी वर्चुअल पे देखेंगे उनके नोट्स में ही ये क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो यहां पे आप लोगों को मैंने पीडीएफ शेयर की उसकी, क्लियर, आपको भी उसके नोट्स देने वाला हूं, तो वो नोट्स उसमें ये इंक्लूड होके ही आ जाएंगे नोट्स, ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो ये जो है उसका पार्ट होंगे, तो अभी के लिए वहां पे क्या है कि ये हम पीडीएफ से देख रहे हैं, ठीक है, बट आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें ये इंक्लूड होके आएंगे। इसे प्रिंट करने की वजह से मैंने आपको इसीलिए बोला नहीं प्रिंट करो, ठीक है, रीजन इज दैट कि वो आपके नोट्स में इंक्लूड होके आने वाला है ये चैप्टर। क्लियर? तो चलो, अभी यहां पे जो है वो जो एडिशनल क्वेश्चंस है, ध्यान देना, ऐसा कहा जाता है कि आप सीनियर से पूछोगे, वो कहते हैं कि आरटीपी सॉल्व करो। कभी किसी ने सुना है क्या किसी ने बोला कि आरटीपी सॉल्व करो, बाद में मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करो? आपकी जो एडिशनल बुक आने वाली है ना उसमें आरटीपीज एंड मॉक टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चन होंगे जो हम सॉल्व करने वाले, मतलब आपको कुछ करना नहीं है, मतलब मैं क्या करूं आपको समझ में आएगा, ठीक है, आपको सिर्फ मेरे साथ चलना है, मैंने जो किया उसे रिवाइज करना है, उसे प्रैक्टिस करना है। क्लियर? आरटीपी मैं ही लूंगा, मॉक टेस्ट पेपर्स भी मैं ही लूंगा क्लास में, उससे सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। तो यहां पे आप अगर देखते हो उन क्वेश्चंस में, तो आपको शायद से पता चल गया होगा क्वेश्चन कहां से, साइड में लिखा हुआ है क्वेश्चन कहां से, स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन आरटीपी क्वेश्चन है, मतलब एडिशनल क्वेश्चन जो दिए, क्वेश्चन अलग से बुक है, जो बाद में वर्चुअल में देखेंगे, एडिशनल जो बुक है उसमें ये देख लेना, सभी लोग जो बाद में वर्चुअल में देखेंगे ये आपके रेगुलर नोट्स में, रेगुलर नोट्स में भी, हाँ रेगुलर नोट्स में मैं इंक्लूड करके दे दूंगा बाद में, ठीक है। तो ये देख लेना, यहां पे क्या दिया है साइड में, आरटीपी, आरटीपी दिया है, रिवीजन टेस्ट पेपर। क्या होता है आरटीपी पता है? अब ये लैपटॉप फेंक के मैं खुद को ही मारूंगा, हाँ मैं खुद को मारूंगा बोला मैंने, हाँ आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर होता है, बट होता क्या एग्जैक्टली, क्या सिस्टम है ये? क्या? तो यहां पे देखो, हर एग्जाम से पहले इंस्टीट्यूट ये इशू करती है कि ये जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप रिवाइज कर लो, मतलब इन शॉर्ट रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चंस वो देते हैं कि ये क्वेश्चन देख लो आप, ठीक है, बिफोर एग्जाम। तो वो रिवीजन टेस्ट पेपर्स होते हैं, वो मॉक टेस्ट पेपर्स जो होते हैं वो अलग। क्लियर? सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू कवर, हम ऐसा चाहते हैं कि आप वहां पे क्या, आपको घर पे कुछ नहीं करना है, वो हम ही ले लेंगे,
स्टडी मटेरियल के वो जो क्वेश्चंस हमने 5 पढ़े हैं, ठीक है, जो आपके रेगुलर नोट्स में है, वो स्टडी मटेरियल्स है। ओके, 5 जो है वो एक्स्ट्रा जो लिए थे, कौन से हैं, वो स्टार्टिंग में लिए थे, बड़े क्वेश्चंस थे, वो प्रैक्टिस के लिए थे। ओके, मतलब वो जनरल फाइनल अकाउंट्स बनाने के थे, ठीक है। और ये जो है वो आरटीपीएन, उसमें मैंने आपको पहले ही बोला स्टडी मटेरियल में एक क्वेश्चन जो है वो गलत है। क्लियर? आप कभी अगर सॉल्व करें तो मैंने लिया नहीं इस वजह से क्योंकि वो गलत था, इस वजह से मैंने वो कवर नहीं किया। ये गलत रहा तो उल्टा कंफ्यूजन बढ़ता है। मतलब मैंने वो एक बैच में ले लिया, मैंने टोटल जैसा आपको बोला था ये टोटल ले लो, उस बैच में मैंने टोटल नहीं ली थी, तो पूरा सॉल्व करने के बाद में वो टैली नहीं हुआ, तो उल्टा कॉन्फिडेंस बढ़ने की वजह उल्टा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता। क्लियर? इस वजह से वो क्वेश्चन ही नहीं लिया, उसके जगह पे एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस वाले ज्यादा ले लिए, वो जो एडिशनल क्वेश्चंस मैंने दिए थे। क्लियर? ताकि सभी कंसेप्ट्स कवर हो जाए। क्लियर? तो वहां पे वो जो क्वेश्चन है आप कुछ सॉल्व करोगे, आप अगर देख रहे हो तो ध्यान देना उसमें से पहले ट्रायल बैलेंस के टोटल लेना। आपको इमीडिएटली पता चलेगा ट्रायल बैलेंस के टोटल मैच नहीं हुए, मतलब इसमें कुछ तो भी गड़बड़ है, गलती है। नहीं तो आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे बट वो टैली नहीं हुआ है, तो उस केस में क्या है कि अब अपने आप को ही लगता है कि मुझे आता या नहीं आता, बट उस केस में वहां पे एक्चुअली प्रॉब्लम मैंने एंड में चेक किया था दोनों साइड, तो टैली नहीं हुए, तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट तो टैली होनी ही नहीं है। क्लियर? तो ये वहां पे पर्टिकुलर रीजन था। तो यहाँ पे आरटीपी आपके सामने है, तो आरटीपी में कुछ क्वेश्चंस वहां पे दिए गए हैं, तो चलो उसका सॉल्यूशन आपके पास, यस सॉल्यूशन भी वहां पे दिया गया है, करेक्ट है, सॉल्यूशन भी उसी में ही नीचे है। क्लियर? तो चलो हम लेने वाले हैं, बट लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट आपको साथ में बोलना है कि क्या करना है, इसका क्या नहीं करना है। उन्हें बोला क्लोजिंग एंट्रीज, तो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो एडिशनल क्वेश्चंस हम ले रहे हैं आरटीपी और मॉक टेस्ट पेपर से, तो उसके लिए नीचे कितने क्वेश्चन है बता देना मुझे एक बार। अरे ये फोर्थ वाला जो है मई 2018, ये वाला जो है वो मॉक टेस्ट पेपर होगा। कितना है? 4 है ना? बराबर। लॉजिकली कितने हैं? में 4, 3 अटेम्प्ट की आरटीपी है, लास्ट 3 अटेम्प्ट्स की। ओके, और मॉक टेस्ट पेपर्स में अभी आप देखो, मॉक टेस्ट पेपर का एक ही क्वेश्चन लेने की वजह क्या है, क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर में हो सकता है कि शायद से तीन मॉक टेस्ट पेपर्स है, उसमें से एक ही मॉक टेस्ट पेपर में इसका क्वेश्चन डाला हो, बराबर ना? मतलब तीनों मॉक टेस्ट पेपर चेक किए, तो उसमें एक ही मॉक टेस्ट पेपर में मिल गया कि ये क्वेश्चन या फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, अदरवाइज फाइनल अकाउंट की क्वेश्चन नहीं है। ऐसा वहां पे होता है, इस वजह से हमने भले चारों के चारों देख लिए, अगर वो सॉरी अगर वो रिपीट होता है या फिर क्वेश्चन नहीं है, तो उस केस में वहां पे डाले नहीं जाते हैं। क्लियर? अदरवाइज सभी कवर्ड है। क्लियर? तो चलो, क्या टाइम रिप्लाई किया? इतने सुबह उठा के लेके आई हूं ठीक है, चलो। चलो पहले बोलो, यहां पे क्या दिया? प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। बाद में क्या दिया? कैपिटल, ड्राइंग, परचेस, ओपनिंग। तो नॉर्मल इंफॉर्मेशन दिए, आगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, दोनों आ गए। याद है ना, मैंने आपको बोला था दोनों अगर साथ में आ गए तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि आगे इफेक्ट्स वहां पे आपका जो न्यू प्रोविजन बनानी पड़ी, तो न्यू प्रोविजन कहां पे? अब डेटर्स में क्या करोगे, याद है क्या? डेटर्स में पहले क्या माइनस करोगे? बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स। बाद में क्या? न्यू डिस्काउंट। बराबर। जो बैलेंस आएगा उसके ऊपर क्या क्या बनाओगे? न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था लॉजिक, डिस्काउंट हम उन्हें देंगे जो हमें पैसे देने वाले, तो डिस्काउंट हम उन्हें देंगे जो हमें पैसे देने वाले, इस वजह से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये पहले माइनस कर दो। उसके बाद में एक्चुअल में आपको पता चलता है कि जेन्युइनली कितने पैसे आने वाले हैं, उनको हम कुछ डिस्काउंट देंगे, इस वजह से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पहले माइनस होनी चाहिए, और प्रोविजन फॉर कौन सा? डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये बाद में माइनस होनी चाहिए। बट आपको एडजस्टमेंट में चेक करना पड़ेगा। चेक क्या करना पड़ेगा? क्या आपको न्यू प्रोविजन बनाने के लिए बोला गया है या नहीं? यस, आपको बोला गया।
देखो फिफ्थ नंबर की एडजस्टमेंट है, नीचे फिफ्थ नंबर की एडजस्टमेंट है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 2.5%। फर्दर बैड डेट्स कुछ दिए क्या? फर्दर बैड डेट्स कुछ दिए है क्या? एडजस्टमेंट में देख लो, फर्दर बैड डेट्स या न्यू बैड डेट्स जो अभी तक रिकॉर्डेड नहीं है। ट्रायल बैलेंस में जो दिए जाते हैं वो कौन से होते हैं? ओल्ड या रिकॉर्डेड, उसकी एंट्री हो चुकी होती है, बराबर ना, उसकी एंट्री हो चुकी होती है, उसके दो इफेक्ट्स देने की जरूरत नहीं होती, याद है ना? दो इफेक्ट्स देने की जरूरत किसकी होती है? जो एडजस्टमेंट में दिए होते हैं। तो एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेट्स या फर्दर डिस्काउंट कुछ बोला गया है क्या? नहीं बोला गया। इस वजह से उसे डेटस से माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एडजस्ट किया होगा। क्योंकि मैंने जब बैड डेट्स की एंट्री की होगी तो बैड डेट्स की एंट्री क्या की होगी? ऊपर ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दिख रहा है, इसका मतलब क्या? उसकी एंट्री की है। एंट्री क्या की होगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर्स को क्रेडिट किया होगा ना, मतलब डेटर्स ऑलरेडी एडजस्ट होके माइनस होके, उसमें से माइनस होके डेटर्स बचे, क्लियर? तो फर्दर बैड डेट्स वहां पे नहीं है। अभी आप मुझे बताओ डेटर कितना है? डेटर कितना है? डेटर कितना है? 1,20,000, बराबर। डेटर सन्ड्री डेटर्स 1,20,000, और में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना है? 1,375। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है? 3,200। बैड डेट्स है क्या? यस, 1,100, बराबर। तो ये सभी इंफॉर्मेशन आपको दी है। तो चलो इस एडजस्टमेंट के लिए हम कहां पे आ जाते हैं? क्या बोला है उन्होंने? फाइनल अकाउंट बनाने के लिए बोला है ना? हाँ, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाने के लिए बोला है। अभी आप बोलो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो ऐसे केस में आप पहले डेटर्स में आ जाओ, बैलेंस शीट में आ जाओ, उसके बैलेंस शीट में आ जाओ, सॉल्यूशन में उसके बैलेंस शीट में आ जाओ। आ गए? पहुंच गए? हाँ बोलो, बैलेंस शीट में क्या लिखा है? डेटर्स कितना? 1,20,000, 1,20,000। अभी 1,20,000 में फर्दर बैड डेट्स है क्या? फर्दर बैड डेट्स नहीं है, फर्दर डिस्काउंट नहीं है, तो बचा क्या? सिर्फ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है? टोटल कितना परसेंटेज निकालने के लिए बोला था? कितना परसेंट था? 5% ना, तो 1,20,000 के ऊपर 5% कितना आता है? 6,000। कितना आता है? 6,000, क्लियर? और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना बोला था? 2.5। अब ये 6,000 माइनस हो गया अगर 1,20,000 से, देखो 1,20,000 से अगर 6,000 माइनस हो गया, कितना बचेगा? 1,14,000। 1,14,000 के ऊपर 2.5% कैलकुलेट करना, 2,850। वहां पे एक्चुअली प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लिखा है, वहां पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट होना चाहिए था। कहां पे? 2,850, ये जो है इसमें ये क्या होना चाहिए था? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। डन। तो 1,20,000। मैंने क्या बोला था? प्रोविजन किसके ऊपर बनाएंगे? डेटर्स के ऊपर। डेटर्स कितने हैं बोलो सभी लोग? डेटर्स कितने हैं? 1,20,000। उससे प्रोविजन कौन सी बनेगी पहले? बैड डेट्स की या डिस्काउंट की? बैड डेट्स की। तो बैड डेट्स की अगर बनाई तो कितनी? 6% है, 5% है, सॉरी। 1,20,000 के ऊपर 5% कितना आता है? 6,000। तो 6,000 लेस होगी, कितना है? 1,14,000। 1,14,000 के ऊपर कितना? 2.5% डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कितना आता है? 2,850। अगर उल्टा किया होता तो मुझे कैलकुलेट करके बताना, उल्टा किया होता तो क्या होता? अगर मैंने पहले प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कैलकुलेट किया होता 1,20,000 के ऊपर 2.5%, ऐसा करते ना। अगर पहले बैड डेट्स नहीं प्रोवाइड करते तो की बात चल रही, तो कितना? 3,000 हो जाता, और 1,14,000 कितना बचता? हाँ, 1,17,000, उसके ऊपर कितना? 5%, हाँ 5,850। अभी कितना? 3,000 प्लस 5,850 कितना आ गया? 8,850। और यहां पे भी कितना आया? 8,850 आया ना? सामने देखो, सामने देखो, दोनों की टोटल कितनी आई? 8,850 आया ना? मतलब टोटल में फर्क नहीं पड़ता है, बट सीक्वेंस जो है वो सीक्वेंस आपको छोड़ना नहीं है। लॉजिक समझो इसके पीछे का। अगर मैंने पहले क्या माइनस किए? पहले क्या माइनस किए? डिस्काउंट, और बाद में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। सो अल्टीमेटली डेटर्स से 8,850 माइनस होकर डेटर्स बचेंगे। कितना माइनस होंगे? 8,850 और डेटर्स बचेंगे, ठीक है? तो मैं जब सीपीडी के लिए पढ़ाता था, उस पर प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट नहीं था, बराबर। तो उस वक्त बोलता था कुछ भी करो, पहले ये माइनस करो या पहले वो माइनस करो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? कुछ भी कैलकुलेट करो। वहां पे कैसा होता कि किसी को दिखाने नहीं कैसे कैलकुलेट किया, तो वहां पे बहुत सारे शॉर्टकट्स अवेलेबल हो जाते थे। मैं तो डायरेक्ट गया था कि वहां पे क्या है कि मतलब
प्रैक्टिकली वो पॉसिबल होता था, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले ये माइनस करो या बाद में वो, बट अभी प्रेजेंटेशन आने वाला है तो प्रेजेंटेशन में ये चेक किया जाएगा कि पहले आपने क्या माइनस किया। तो प्रेजेंटेशन में पहले क्या माइनस होना चाहिए, प्रोविजन फॉर, ठीक है, तो वहां पे प्रोविजन कांस्टेंट रहती थी, वहां पे प्रोविजन कांस्टेंट रहती थी, 8850 की टोटल प्रोविजन बन जाती थी, तो टोटल प्रोविजन में आपको सोचना नहीं पड़ता था, क्लियर। लेकिन यहाँ पे एक एक चीज आपको दिखानी है तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्लियर। तो यहाँ पे समझाइए 8850, अभी इसका दूसरा इफेक्ट देना है क्या, यस, एडजस्टमेंट में दिया था ना दूसरा इफेक्ट, अभी इसके किसके अगेंस्ट एडजस्ट करना है, ओल्ड प्रोविजन है ना, दोनों की ओल्ड प्रोविजन है, ऊपर देखो पी एंड एल अकाउंट में, पी एंड एल अकाउंट में, पी एंड एल अकाउंट में आए, पी एंड एल अकाउंट में, पी एंड एल अकाउंट में क्या दिया, देखो प्रोविजन फॉर मिला क्या, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 6000 जो नीचे बनाई थी 6000 मिला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना 6000, ओके, उसमें से माइनस क्या किया है, एग्जिस्टिंग प्रोविजन या ओल्ड पीडीडी कितनी, ऊपर ट्रायल बैलेंस में जो दी थी वो माइनस की कितनी 3200, और हमने आउटर कॉलम में क्या लिया 2000, आउटर कॉलम में कितना है 2800। अभी इन्होंने क्या किया है, ध्यान देना, हम क्या फॉलो करते हैं, इन्होंने क्या किया, हम क्या करते हैं, बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, उस हिसाब से आप करते तो कितना आता, बैड डेट्स कितने बोलो, बैड डेट्स कितने हैं, बैड डेट्स कितने हैं 1100 प्लस न्यू बैड डेट्स नहीं है ही नहीं ना, न्यू बैड डेट्स कितने 1100, न्यू बैड डेट्स नहीं है, ओके, बाद में न्यू आरडीडी या न्यू पीडीडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है 6000 ना, टोटल कितना है 7000, उसमें से माइनस कितना हुआ 3200, ओल्ड प्रोविजन कितना आता है आउटर में, हाँ 3900, लेकिन इन्होंने कितना लिखा है, इन्होंने कितना लिखा है 2800, ऐसे कैसे, उन्होंने बैड डेट्स अलग लिखे, बैड डेट्स ऊपर लिखे, देखो ये प्रोविजन अलग लिखे और बैड डेट्स अलग लिखे, बैड डेट्स 1100 ऊपर लिखे और 2800 का प्रोविजन, दोनों मिला के कितना होता है 1100 का ऊपर बैड डेट्स है और नीचे 2800 का क्या है प्रोविजन है, दोनों मिला के कितना होता है 3900, मतलब फर्क नहीं पड़ता है, बट आप अपने सिस्टम से जाओ ताकि वो एक साथ ही सभी इफेक्ट्स कंप्लीट हो जाए। क्या हम क्या जाएंगे, उन्होंने अलग अलग किया, बैड डेट्स अलग लिखा है उन्होंने और प्रोविजन अलग लिखे, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, उससे जो भी अमाउंट आता है डायरेक्टली लिख दो, तो उससे कुछ छूटने का सवाल नहीं बनता है, एक साथ बैड डेट्स से रिलेटेड सभी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाते हैं। बाद में उन्होंने ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट दिया है क्या, ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट दिया है क्या, कितना डिस्काउंट है, डिस्काउंट बोल रहा हूं प्रोविजन नहीं, डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट दिया है हाँ या ना, कितना है डिस्काउंट, प्रोविजन नहीं बोल रहा हूं, डिस्काउंट चलो डिस्काउंट नहीं है, अगर डिस्काउंट होता तो हम क्या फॉर्मेट फॉलो करते, बैड डेट्स वाला ही पीएनएल अकाउंट में क्या करते हैं, बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी ना, उसकी जगह पे क्या करते हैं डिस्काउंट प्लस फर्दर या न्यू डिस्काउंट जो अभी तक प्रोवाइड नहीं किया, इनकेस एडजस्टमेंट में दिया हो तो, प्लस न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट माइनस ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, वही फॉर्मेट फॉलो करते हैं, बट जो कि डिस्काउंट भी नहीं है और न्यू डिस्काउंट या फर्दर डिस्काउंट भी नहीं है, तो क्या बचेगा न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन बचेगा। तो उन्होंने क्या किया, न्यू प्रोविजन कितनी, देखो पीएनएल अकाउंट में न्यू प्रोविजन कितनी है, हाँ न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना है, नीचे 2850 बनाया ना, याद है 2850 आया था माइनस ओल्ड प्रोविजन या एग्जिस्टिंग प्रोविजन कितनी 1375 जो ट्रायल बैलेंस में दी होगी, जो ट्रायल बैलेंस में इतनी दी है क्या 1375, तो आउटर में कितना आ गया 1475। सबसे बड़ी एडजस्टमेंट यही होती है किसी भी प्रॉब्लम में, ओके तो बोलो क्या क्या किया हमने, थोड़ा याद कर लेना, डेटर्स कितने थे, डेटर्स कितने थे 1,20,000, चलो देखने की जरूरत नहीं, डेटर्स कितने थे 1,20,000, वो कहां पे लिखने हैं एसेट साइड पे, उससे क्या क्या माइनस किया जाता है न्यू बैड डेट्स न्यू डिस्काउंट, लेकिन दोनों भी नहीं है, इन दोनों के दो इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि न्यू मतलब क्या एडजस्टमेंट में आया, न्यू मतलब क्या एडजस्टमेंट में आया, दोनों के दो इफेक्ट होते हैं, बट है ही नहीं तो इफेक्ट देना ही नहीं है, तो हमने क्या किया डायरेक्टली क्या किया बैड डेट्स डेटर्स में जाके क्या किया
न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कैलकुलेट की, 5% कितना आया 6,000, 6,000 माइनस करके 1,14,000 के डेटर्स बचे, तो उसके ऊपर कितना 2.5% की क्या आ गई डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2850। अभी हम इसे लेके गए पीएनएल अकाउंट में क्योंकि दूसरा इफेक्ट देना है, तो पीएनएल अकाउंट में क्या लिखा बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, मतलब पीडीडी, आगे से वर्ड पीडीडी यूज करना है मैंने आपको बोला था, ठीक है। तो बोलो बैड डेट्स कितने थे 1100, बैड डेट्स कितने थे 1100, उन्होंने अलग लिखे बट हम यही सिस्टम फॉलो करेंगे, बैड डेट्स बोलो 1100, आगे न्यू बैड डेट्स नहीं है, न्यू आरडीडी कितनी 6,000 माइनस ओल्ड आरडीडी या ओल्ड पीडीडी जो ऊपर दी गई है कितनी थी 3,200 थी ना, 1100 प्लस 6,000 माइनस 3,200 कितना आया 3,900, करेक्ट है। उसके बाद में हम डिस्काउंट लेके गए, तो डिस्काउंट में भी ऐसा ही सिस्टम फॉलो होता है, प्रोविजन के लिए सेम सिस्टम फॉलो होता है, जैसे बैड डेट्स न्यू बैड डेट्स हो गया था, क्या होगा डिस्काउंट प्लस न्यू डिस्काउंट दोनों भी नहीं है, तो डायरेक्टली कहां पे आ गए हम न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना 2850 माइनस ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना 1375, कितना आ गया आउट में 151475, समझा क्लियर। देखो मैं आपको इसमें एक बात समझा रहा हूं कि कभी कभी आप जब रिवाइज करते हो ना, तो रिवाइज करते वक्त आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स रिवाइज करने होते हैं, मतलब जब आप घर पे रिवाइज करोगे तो रिवाइज करते वक्त वहां पे कि एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करो, उससे आपको अंदाजा आता है किसमें क्या है, ओके। और बाकी जो प्रॉब्लम्स है ना उसके एडजस्टमेंट चेक करने होते हैं कि एडजस्टमेंट कैसे किए उन्होंने, क्लियर। आपको सभी प्रॉब्लम सॉल्व करना प्रैक्टिकली, मतलब प्रैक्टिकली हर प्रॉब्लम आप सॉल्व करो, ठीक है। उससे बेटर है कि कुछ गिने चुने प्रॉब्लम सॉल्व करो और बाकी प्रॉब्लम वहां पे देखना स्टार्ट कर दो, उसके लॉजिक समझना स्टार्ट कर दो, क्लियर। मैं ऐसा पर्सन था, मैं आपको फ्रैंकली बोल देता हूं कि मैंने जब तक मेरा एजुकेशन चल रहा था, प्रोफेशनल कोर्स चल रहा था, तब तक मैंने अकाउंट का एक भी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व नहीं किया था, सिर्फ प्रॉब्लम पड़े थे। एक्चुअली इट इज वेरी डेंजरस, सॉल्व ही नहीं किया था मैंने, सिर्फ पढ़ के जाता था, प्रॉब्लम पढ़ के जाता था जैसे कि इसका इफेक्ट क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, और एग्जाम में डायरेक्टली जो भी हम खेलेंगे एग्जाम में, जो भी फैसला होगा वो मैदान में ही, ठीक है। तो ऐसे एटीट्यूड में चला जाता था मैं, क्लियर। अगर मैं उस ऐसा करने से पास हो सकता हूं तो आप इसका कॉम्बिनेशन करके, कॉम्बिनेशन करके, कॉम्बिनेशन क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है क्या, तो स्टूडेंट का टेंशन कहां पे हो जाता है, अभी सिलेबस बड़ा है, पहले तो ठीक है कितने 6 चैप्टर होते थे आपको, बराबर ना, 12th में कितने होते थे 6 चैप्टर्स, अभी कितने चैप्टर्स है 6 या 7, उस वक्त कितने चैप्टर्स थे 12th में, कौन से, सीबीएसई हो क्या तुम, ओके सीबीएसई ठीक है, बाकी तो अपने, हाँ कितने थे, पार्टनरशिप को 3 मत पकड़ो, हाँ हाँ 10 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंपनी अकाउंट तो सिखाई नहीं है, वो तो ऑप्शन में ही था हमेशा, ओके। और क्या, स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, हाँ 10, उसमें पार्टनरशिप एक पकड़ा है या 3 पकड़े, पार्टनरशिप क्या पकड़ा है 1 या 3, पार्टनरशिप में एडमिशन रिटायरमेंट ऐसा होता है ना, बाकी उनसे प्रॉमिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा आपका, और तो वो पार्टनरशिप ही हुआ ना, कुछ भी अलग था, हाँ वो पार्टनरशिप ही हुआ ना, हाँ वही बोल रहा हूँ, पार्टनरशिप को अलग मत पकड़ना, हाँ हाँ चैप्टर्स भी याद नहीं, मैं इतने साल पहले पढ़ चुका हूं, मुझे याद है, ओके हाँ चल। एनपीओ सिंगल एंट्री बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ओके, और पार्टनरशिप और बीआरएस, अरे वो 11th में था बीआरएस, सभी मिला के 10 बोल दिया चलो जो भी है ध्यान देना, चैप्टर्स थोड़े लिमिटेड है ऑब्वियसली, यहाँ पे चैप्टर्स ज्यादा है नो डाउट। आपका 12 का सिलेबस भी है, 12 के सिलेबस से यहाँ पे क्या है पार्टनरशिप है,
कंपनी है, ओके, बाद में क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, और क्या है, फाइनल अकाउंट, ओके, वो 11 में था ना, और कौन सा बचा है, एनपीओ है। मतलब लगभग 12 का सिलेबस हो गया, 11 का भी सिलेबस बहुत हद तक यहाँ पे कवर हो चुका है। बीआरएस है, रेक्टिफिकेशन है, बाद में वहां पे डेप्रिसिएशन है, क्लियर, फाइनल अकाउंट है, प्लस एडिशनली कंसाइनमेंट है, मतलब दोनों 11 का और 12 का मिला के, प्लस उसमें क्या है, कंसाइनमेंट है, इन्वेंट्रीज है, बराबर, एवरेज ड्यू डेट है, अकाउंट करंट है, ओके, और कौन सा कह सकते हैं, तो भी आपकी राहत देने के लिए आपको क्या है कि वो रॉयल्टीज रेशो हो गया, वो निकाल दिया, वो तो थोड़ी अच्छी बात हो गई, ज्वाइंट वेंचर ये निकाल दिया, क्लियर। तो मतलब क्या है कि 11 12 प्लस एडिशनल चैप्टर्स, ऐसा आपका सिलेबस है। समझ आया कि मैं क्या बोल रहा हूं, 11 12 प्लस एडिशनल चैप्टर्स, ऐसा आपका सिलेबस है। मतलब सिलेबस नहीं बोले तो भी 2-2.5 गुना तो है ही। समझ आया। आपको देखो, ध्यान दो, आपको क्या करना है कि आपको हर एक प्रॉब्लम आप फिर से सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है। और मैं तो रिकमेंड करता हूं कि हर एक प्रॉब्लम बार बार सॉल्व करने से बेटर है आप उसमें से गिने चुने प्रॉब्लम सेलेक्ट कर लो कि ये हर बार सॉल्व करेंगे, और बाकी प्रॉब्लम में सिर्फ क्या डिफरेंट है ये ढूंढते जाओ। क्योंकि अगर हमें पूरा फॉर्मेट पता है तो फॉर्मेट में ओपनिंग स्टॉक बार बार लिखने का क्या सेंस बनता है। सुना, मतलब बार बार हर प्रॉब्लम लेके ओपनिंग स्टॉक, हर प्रॉब्लम लेके ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ये तो पता ही ना अभी। वो क्या है कि कभी भी पूछ लो ओपनिंग स्टॉक कहां पे लिखना, ये पता है, सिर्फ कहां पे चेंज होते हैं, एडजस्टमेंट में चेंज होते हैं, क्लियर। मतलब अगे स्पेसिफिकली मैंने ये सिस्टम जो है वन सेकेंड इंटरमीडिएट में पहले स्टार्ट किया, अभी अगले बैच से फाउंडेशन में स्टार्ट करूंगा। मैं प्रोवाइड करता हूं कि स्टूडेंट्स को 2 प्रॉब्लम ऐसे प्रोवाइड करता हूं कि जिसमें सभी एडजस्टमेंट्स कवर्ड है, बनाए मैंने, मतलब बैठ के खुद से ही बनाया, क्लियर। तो 2 प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लो, ऑल एडजस्टमेंट्स आर कवर्ड, तो सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते जाना कि इसमें क्या एडजस्टमेंट, इसके कवर हुआ है कि नहीं, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए 2 प्रॉब्लम जिसमें सभी एडजस्टमेंट्स कवर, ऑल एडजस्टमेंट्स। लेकिन उसके लिए बहुत टाइम देना पड़ता है, मतलब एक प्रॉब्लम बनाना हो तो मुझे उसके लिए 3-3 दिन बैठना पड़ता है, क्योंकि मुझे हर प्रॉब्लम चेक करना पड़ता है कि इसमें क्या एडजस्टमेंट है, वो इस प्रॉब्लम में कैसे ला सकते हैं, और वो एडजस्टमेंट लाने के बावजूद भी आपका प्रॉब्लम टैली होना चाहिए। मतलब बाद में सॉल्व करके भी बार बार देखना पड़ता है कि ये टैली हो रहा है कि नहीं प्रॉब्लम, तो इस तरह से वहां पे प्रॉब्लम बनाया जाता है, तो उसके लिए 3-3 दिन का लगभग मुझे टाइम लगता है, क्लियर। बट इसमें आपको डेफिनेटली अभी आरटीपी जो चल रहा है ना, इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस है, मैं आपको बोलूंगा भी, ये क्वेश्चन जो है वो इसमें लगभग सभी एडजस्टमेंट्स कवर होते हैं। जैसे अभी जो क्वेश्चन चल रहा है उसमें डिस्काउंट भी हो गया, और क्या हो गया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी हो गया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी हो गया, ठीक है। हम आगे देखते जाते हैं कौन कौन से एडजस्टमेंट्स कवर हुए, और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को क्या करेंगे हम मेन प्रॉब्लम करके मार्क कर देंगे कि ये पक्का सॉल्व करना है, समझा। ये सॉल्व किया तो इन शॉर्ट हमने सभी एडजस्टमेंट्स सॉल्व किए, और बाकी प्रॉब्लम्स में आपको सिर्फ चेंजेस देखते हुए जाना है। अगर आपको रिवाइज कैसे करना है ये मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3-3 बार सॉल्व किया तो भी अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो आपको लगता है टाइम कम है अपने पास, तो आपके पास स्ट्रेटेजी बननी चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके तहत मैं आपको बता दूंगा कि ये प्रॉब्लम जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये सॉल्व करनी है, वो आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। लगता है तो वो 2-3 बार, ज्यादा बार सॉल्व करो, और बाकी की प्रॉब्लम में क्या क्या चेंजेस है वो देख लो। जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से इस प्रॉब्लम में क्या क्या एडजस्टमेंट्स कवर्ड है, देखो क्या क्या एडजस्टमेंट कवर है। परचेस इंक्लूड, परचेसेस इंक्लूड सेल्स रिटर्न, क्या ये परचेसेस इंक्लूड, ठीक है। परचेस में क्या हुआ, इसका उसमें, उसका इसमें, परचेस का परचेस रिटर्न सेल्स में इंक्लूड है, और सेल्स रिटर्न क्या है, परचेस रिटर्न किसमें इंक्लूड है, सेल्स में, और सेल्स रिटर्न किसमें इंक्लूड है, परचेस। कुछ गड़बड़ होगी, करेक्शन कैसे करेंगे, माइनस करेंगे, उसको सही जगह पे जाके माइनस कर देंगे, कुछ अलग बात नहीं, बराबर ना, ठीक है। तो वहां पे वो एडजस्टमेंट हम कर देंगे, तो ये कुछ तो भी नया मिल रहा है। दूसरा, गुड्स विथड्रॉन फॉर ओन कंजम्पशन इंक्लूडिंग परचेस, तो ड्राइंग वाला हो गया। आगे, wages paid in the month of April for installation of plant and machinery amounting to rupees 450 were included in the wages account। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी बनाने के लिए जो वेजेस थी इंस्टॉल करने के लिए, वो किस में जाने चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी में जाने चाहिए। ओके, एसेट रेडी करने के लिए जो भी खर्चा होता है एसेट के ऊपर, वो सभी किस में जाना चाहिए, एसेट की वैल्यू में ऐड होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, एसेट की वैल्यू में ऐड होना चाहिए। लेकिन आपने कहां पर लिख दिया, वेजेस में, तो आप क्या करोगे, वेजेस से निकाल के एसेट में ऐड कर दोगे। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी आ गया।
क्रिएट प्रोविजन, ये भी आ गया। आगे डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड, चलो ये भी एडजस्टमेंट का हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक। बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2017 has been considered as 80% of the real value of stock, deducting 20% margin, and after adjusting marginal value 80%, the same has been allowed to draw as an overdraft. तो स्टॉक 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 दिया है क्या? ऊपर ऊपर स्टॉक दिया है क्या? नहीं दिया होगा, ओपनिंग दिया होगा। तो उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने का तरीका बता दिया। उन्होंने बोला क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करना है। आपके पास जो ओवरड्राफ्ट है ना, वो ओवरड्राफ्ट कितना है उन्होंने बता दिया स्टॉक के ऊपर, तो आप इस ओवरड्राफ्ट से स्टॉक कैलकुलेट करोगे। तो ये एक एडजस्टमेंट कवर होती है। आप मुझे बता देना इसमें कौन से एडजस्टमेंट्स कवर्ड नहीं है, कौन से कवर्ड नहीं है, कौन से कवर्ड नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वाला कवर्ड नहीं है, दिया नहीं कुछ भी। अब प्रीपेड वाला कवर्ड नहीं है, बस समझ में आया? मतलब आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वाला कवर्ड नहीं है, क्लियर? और क्या, और क्या कवर्ड नहीं है इसमें? डेप्रिसिएशन है ना, ये नहीं है ना, डेप्रिसिएशन है। आगे ठीक है ना, मतलब वो फ्री सैंपल उसके जैसा ही है, वो कुछ ज्यादा मुझे नहीं लगता कि फर्क है। तो इंश्योरेंस, हाँ उसमें इंश्योरेंस मिल गया, वो भी कह सकते हैं, क्लियर? आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके। आगे और कुछ? इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड बराबर है, वो भी हम डाल सकते हैं, वो ड्राइंग्स में चला जाता है, करेक्ट है। इनकम टैक्स पेड तो ड्राइंग में चला जाता है, उसका भी हम एडजस्टमेंट डाल सकते हैं। मतलब अगर ऐसा एक प्रॉब्लम बनाया जाए जिसमें ये एडजस्टमेंट इंक्लूड कर दिया जाए और वो प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए, तो कुछ बचेगा ही ना बाद में। मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व किया, ऑल द एडजस्टमेंट्स आर कवर्ड। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो ओके, मास्टर प्रॉब्लम का मेरा जो कंसेप्ट है इंटरमीडिएट में तो ज्यादा एडजस्टमेंट होता है, ज्यादा बड़ा सिलेबस है, ज्यादा वैरायटी है। तो उस केस में मुझे वो बनाने के लिए वहां पे 3-3 दिन, लिटरली बोल रहा हूं, एक प्रॉब्लम बनाने के लिए 3-3 दिन वहां पे लगता है। ठीक है, जितना मुझे टाइम दिन में मिल पाता है आफ्टर टेकिंग क्लासेस। ठीक है, तो ऐसा करके वो प्रॉब्लम्स बनाए। ओके, रीजन इज दैट कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करो एंड बी एश्योर्ड कि इसके भाग्य कुछ नहीं आएगा। तो रिवीजन के टाइम पे उसका बहुत मदद या उसकी बहुत मदद मिलती है आपको। अभी जब सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, और आगे मैं जो बता दूंगा जिसमें आउटस्टैंडिंग या जिसमें प्रीपेड कवर्ड होगा वो एक मार्क करके दूंगा। मतलब दोनों सॉल्व किए तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सभी एडजस्टमेंट्स कवर हो जाएंगे। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर, समझ में आ गया? तो दो मिला के एक प्रॉब्लम वहां पे बन जाएगा आपके लिए। और बाकी जो है वो आपने देख लिए कि इसमें गलती हो गई थी, जैसा हमने लास्ट प्रॉब्लम देखा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लेके नहीं थी। अगर आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व की तो आपको वो लॉजिकली समझ में आना ही चाहिए कि हम आज तक क्या करते थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे एंड अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखते थे, बट वो लिखे नहीं, तो प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसे कम करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे फिर से, बराबर ना? वो जो कैलकुलेशन है वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद में एक नॉर्मल बन जाता है। क्लियर? उसे देखना होता है क्योंकि उसमें प्रैक्टिस वाली बात नहीं, उसमें अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। क्या है अंडरस्टैंडिंग? अंडरस्टैंडिंग किस बात का, अंडरस्टैंडिंग किस बात का कि एग्जैक्टली चेंज कहां पे हुआ है, इतना आपको समझना पड़ता है, कहां पे गलती हो चुकी है। अभी ये प्रॉब्लम है। और एक अच्छी बात है, इन्होंने तो एंट्रीज भी दिए, इन्होंने तो एंट्रीज भी किए ना, कुछ करेक्शन के एंट्रीज भी किए। समझ में आया? मतलब इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स कवर हो जाते हैं। ऐसे दो प्रॉब्लम मैं आपको बता दूंगा, आप कहीं पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है? आरटीपी में से पहला क्वेश्चन लिख लेना। आरटीपी में से पहला क्वेश्चन किसका, ये नाम क्या है, XYZ, मिस्टर XYZ, मिस्टर XYZ। डन? तो चलो ये हो गया। आगे अब ये पहली वाली एडजस्टमेंट देखो, परचेस इंक्लूड सेल्स रिटर्न
ऑफ 2575. परचेस इंक्लूड सेल रिटर्न. परचेस कहां पे? परचेस इंक्लूड सेल रिटर्न. मिला क्या? पहला ही, फर्स्ट, अभी जो चल रहा है वही. परचेस इंक्लूड सेल रिटर्न. परचेस कितना है? 1,60,000. उसमें क्या इंक्लूड है? सेल्स रिटर्न. उसमें क्या इंक्लूड है? सेल्स रिटर्न. तो माइनस कर दो, माइनस कर दो, उसे माइनस कर दो. 1,60,000 माइनस 2,575. 1,60,000 माइनस 2,575. और क्या परचेस के ऊपर एडजस्टमेंट बोली है उन्होंने? गुड्स विड्रॉन बाय मिस्टर XYZ फॉर ओन कंजम्पशन 3,500 इंक्लूडिंग परचेस. और ये भी परचेस से माइनस किया तो 3,500 माइनस करो. गुड्स गए ना तो परचेस से माइनस होने चाहिए थे, बट माइनस नहीं हुए. माइनस करके देख लो कितना था. हाँ, परचेस रिटर्न वो फॉर्मेट में अलग से माइनस करते हैं ना. ये बेसिक एडजस्टमेंट है उस अमाउंट में, बट परचेस रिटर्न तो हम अलग दिखाते हैं ना. किसमें? ट्रेडिंग अकाउंट में. परचेस माइनस परचेस रिटर्न ऐसा दिखाते हैं ना. तो ये अभी माइनस मत करो, वो फॉर्मेट में माइनस कर लेंगे परचेस रिटर्न. बराबर, वो फॉर्मेट में माइनस करना है. कितना है आंसर? 1 लाख. और कुछ करेक्शन है? फ्री सैंपल का है ना. फ्री सैंपल कितना? 800. ये भी क्या होना चाहिए था? ये भी क्या होना चाहिए था? परचेस से. ये भी क्या होना चाहिए था? परचेस से माइनस ना. परचेस मैंने क्या बोला था? गुड्स अगर किसी भी अदर पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं एक्सेप्ट सेल, तो उसे कहां से माइनस करना है? कहां से? परचेस से. मतलब परचेस को क्रेडिट करना होता है. तो 800 माइनस कर दो, कितना आ गया? 1,53,100. अभी ध्यान देना, इसके लिए सेकंड ऑप्शन है. ये अपने परचेस से माइनस किया, उसकी जगह पे इसे आप ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे भी लिख सकते थे, बट उन्होंने बोला रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करो. उन्होंने क्या बोला? पहले रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करो, बाद में आपका क्या बना लो? ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट. तो अगर रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करने के लिए बोला है, डायरेक्टली पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला है, तो अभी भी हम करेक्शन कर सकते हैं ना. वही तो वो बोल रहा है. मैंने आपको एंट्रीज स्टार्टिंग में वही पढ़ाई थी. एंट्रीज क्या? कि ये एंट्रीज होनी चाहिए थी, बट ये एंट्रीज नहीं, तो एडजस्टमेंट ऐसे हम दो इफेक्ट देता है. उन्होंने क्या बोला? करेक्शन कर दो, तो अभी करेक्शन कर देंगे. और अगर करेक्शन किया तो आपका बैलेंस कितना आ जाएगा? 1,53,100 ये बैलेंस आएगा. समझा? तो चलो एंट्रीज कुछ देख लेते हैं. पहली गलती क्या है? रेक्टिफिकेशन एंट्रीज लिखो. रेक्टिफिकेशन एंट्रीज देखो, फॉर्मेट नॉर्मल है, बट एंट्रीज समझ लो. एंट्रीज क्या है पहले बोलो. रेक्टिफिकेशन क्या है? सेल्स में क्या इंक्लूड है? सेल्स में क्या इंक्लूड है? परचेस रिटर्न. और परचेस में क्या इंक्लूड है? सेल्स रिटर्न. इसको हम अलग कर दे. इसको हम अलग कर दे. हाँ है ना? यस. कैसे अलग कर दे? सेल्स में परचेस रिटर्न है, तो सेल्स को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है. इससे अगर मुझे निकालना हो तो क्या देना पड़ेगा? डेबिट देना पड़ेगा. बराबर. तो एंट्री क्या आ जाएगी? सेल्स अकाउंट डेबिट. सेल्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न. सेल्स से मैंने परचेस रिटर्न जो इंक्लूड था वो अलग कर दिया. समझा गया? मतलब परचेस रिटर्न में भी गुड्स जा रहे थे. समझ लो ये गलती क्यों हो गई होगी, ये भी समझ लो. परचेस रिटर्न मतलब गुड्स आएंगे या जाएंगे. और सेल्स में भी गुड्स जाते हैं. मतलब आपने गलती से परचेस रिटर्न को सेल मान लिया. जो गुड्स वापस भेज रहे हैं ना, वो भी आपने गलती से किसमें इंक्लूड कर दिया? सेल्स में. क्योंकि दोनों भी गुड्स क्या हो रहे थे? अपने, मतलब मान लो डिलीवरी वैन से हम बाहर भेज रहे थे, तो हमें लगा कि ये भी सेल है, तो अकाउंटेंट ने गलती से उसे सेल में लिख दिया. बराबर. तो सेल में हमने जो परचेस रिटर्न लिखा है वो निकालना है. तो सेल को डेबिट देंगे, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है ना सेल को. और किसे क्रेडिट देंगे? परचेस रिटर्न को. सेल को क्रेडिट बैलेंस होता है, उससे निकालना हो, कम करना हो. इनकम है ना, इनकम मतलब कौन सा बैलेंस? क्रेडिट. तो उससे कुछ निकालना हो तो डेबिट देना पड़ेगा. तो एंट्री क्या आएगी बोलो? सेल्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न. या उसको दूसरा नाम क्या है? रिटर्न. कितना है बोलो? कितना है? 17
ये पहला करेक्शन कर दिया हमने, जो पहले गलती थी पहला करेक्शन हो गया। और इस करेक्शन की वजह से सेल्स कितना बचेगा, इस करेक्शन की वजह से सेल्स से माइनस किया ना, इतना डेबिट कर दिया। तो पहला जो सेल था कितना था, पहला सेल पहले कितना था 2,15,000, उससे इतना माइनस होगा तो बचेगा 2,13,000 बीइंग, क्या लिखोगे, मैं यहां पे आपको लिख के भी दे दो, क्रेडिट बैलेंस ऑफ सेल्स 2,15,000 माइनस 17, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं, ये जो है ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, नहीं तो आप एग्जाम में ऐसे लिख के आओगे, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए 1725 का क्या हो गया डेबिट, बोलो कितना आता है, 2,13,000 टू 275, ये 75 15,000 कैसे आ गए, 300 है क्या, ओके तो कितना बचता है 575। नाउ दिस इज करेक्टेड सेल्स, ये सही में सेल्स है, ये सही में सेल्स है। आगे आप बोलोगे सर सेल्स रिटर्न, वो तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम सेल जब लिखेंगे उसके नीचे सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे, जैसा फॉर्मेट है वैसा चलेंगे, ये बेसिक गलती हम सुधार है। बाकी सेल्स रिटर्न में अलग से लिखा है वो गलत नहीं है, वो हम बाद में एंड में माइनस करने वाले हैं। चलो अभी दूसरी गलती सुधार देते हैं। दूसरी गलती क्या हो गई, परचेस में क्या इंक्लूड है, सेल्स रिटर्न। अभी परचेस में सेल्स रिटर्न, लॉजिक बताओ कि क्यों ऐसा हो गया होगा, गुड्स आते हैं ना, परचेस में भी गुड्स आते हैं और सेल्स रिटर्न में भी गुड्स आते ही है, तो उन्होंने क्या बोला परचेस में गलती से क्या हो गए, सेल्स रिटर्न इंक्लूड हो गए। तो परचेस से अगर सेल्स रिटर्न निकालने हो तो परचेस को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट ना, क्यों, क्योंकि गुड्स आते हैं हमेशा तो डेबिट ही देता है, तो डेबिट से कुछ निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, तो परचेस को क्रेडिट और सेल्स रिटर्न को डेबिट, तो एंट्री कर दो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, कितना 2575 बीइंग, क्या बोलेंगे बीइंग, क्या लिखोगे, सेल्स रिटर्न सेपरेटेड फ्रॉम परचेस, बीइंग सेल्स रिटर्न सेपरेटेड फ्रॉम परचेस। अभी क्रेडिट बैलेंस निकालू या और कुछ करेक्शन बाकी है परचेस में, करेक्शंस बाकी है ना, और क्या करेक्शंस बाकी है, और क्या करेक्शन बाकी है, ड्राइंग की एंट्री नहीं की है, गुड्स की ड्राइंग हो गई, हमने गुड्स एज एन फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए, वो भी उसका इफेक्ट नहीं हुआ है, क्लियर, तो उसका हम एडजस्टमेंट कर देंगे। और प्लांट एंड मशीनरी के लिए जो वेजेस पे किए थे वो गलती से कहां पे गए, वेजेस अकाउंट में गए, जो कि प्लांट एंड मशीनरी में जाना चाहिए। खर्च किस लिए किया था, वो प्लांट एंड मशीनरी। कभी भी याद रखना, एसेट रेडी करने के लिए जो खर्चा आता है ना, एसेट रेडी करने के लिए वो एसेट का खर्चा होता है, तो उसे दूसरे कहीं पे नहीं एसेट में इंक्लूड करना चाहिए, तो उन्होंने कहां पे डाल दिया, खर्चे में, अलग खर्चे में, वेजेस में डाल दिया, जो कि नहीं होना चाहिए था, इस वजह से वो भी करेक्शन कर देंगे। चलो परचेस से जुड़े हुए करेक्शन हम पहले कर दे। ओह एनर्जी नहीं है मेरे पास। चलो अभी जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रही है वैसे मैंने बाकी एक्टिविटीज कम कर दी है, अपना पढ़ाई पे ध्यान होना चाहिए, कंटेंट्स कंटेंट्स कंटेंट्स, ठीक है। हाँ आपको लग रहा होगा सर आजकल कुछ एक्टिविटीज नहीं करते सर, आके पढ़ा के चले जाते हैं, ठीक है। अभी 2 महीना तो वहां पे कह के ऐसा ही करना पड़ेगा, पूरा फोकस अपना एग्जाम पे ही रहना चाहिए। बहुत मजे कर लिए आपने भी मैंने भी, ठीक है, तो अभी पढ़ाई पे ध्यान देना। हाँ चलो आगे, हाँ क्या हो गया, अरे अकाउंटिंग में कुछ लगता नहीं, अकाउंटिंग में क्या है कि वो प्रॉब्लम्स होते, लिखना होता है, तो चलता चलता वहां पे क्या है कि बोलो एंट्री, हाँ करेक्शन बोलो क्या, पहला फ्री सैंपल का डिस्ट्रीब्यूट हो गया,
बोलो फ्री सैंपल का डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्या एंट्री का हो गया? फ्री सैंपल की। फ्री सैंपल मतलब एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, याद है ना? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, लिखो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। ऐसा मत बोलना सर ने कुछ बोला नहीं, उसने मुझे मैसेज किया था मॉर्निंग में। आगे तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट कितना? 825, 825। Being goods distributed as free sample, being goods distributed as free sample। आगे बोलो क्या अगला और क्या करेक्शन है? बोलो ना अक्षत, आज एकदम शांत हो। हाँ बोलो अगला क्या? ड्राइंग है ना? बोलो कितना आता है? 3000, 3500, 3500। बीइंग क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज कौन से गुड्स है वो मत पूछना, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। आगे नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी में जो वेजेस इंक्लूड किए थे उसे निकाल देना है भाई ना। प्लांट एंड मशीनरी नहीं, वेजेस में जो डाले थे वो प्लांट एंड मशीनरी में जाने चाहिए थे। प्लांट एंड मशीनरी बनाने के लिए जो खर्चा आया था वो गलती से वेजेस में डाल दिया, तो उसे मैं वेजेस से निकालूंगा और प्लांट एंड मशीनरी में डाल दूंगा। वेजेस से क्या एक्सपेंसेस की इनकम है? एक्सपेंसेस, तो उसको कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट, उससे निकालना है बराबर। क्या करेंगे? वेजेस को क्रेडिट कर देंगे और प्लांट एंड मशीनरी में डालना है तो प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट कर देंगे। एंट्री बोलो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। कितना है? बोलो कितना है? 450। चलो बीइंग wages on installation transferred to plant and machinery account। अभी क्या मिलेगा आपको? करेक्टेड, therefore करेक्टेड परचेस ना। कितना है करेक्टेड परचेस? पहले कितना था? 1,60,000 ना, उसमें से माइनस क्या क्या किया हमने? 825 करेक्ट है। 825 से पहले भी कुछ किया है, 2575 और क्या माइनस किया? 3500। सभी डेबिट कर क्रेडिट कर दिया ना, तो कितना बचता है बोलो? 1 लाख 53,100 करेक्ट है, ये करेक्टेड है। अभी आगे बोल देना। और क्या? वेजेस का क्रेडिट बैलेंस कितना है? पहले कितने थे वेजेस? पहले कितने थे वेजेस? बोलो ना। पहले ट्रायल बैलेंस में वेजेस कितने बताए थे? 12,165 माइनस अभी क्या किया? 450 ट्रांसफर किए ना,
450 वेजेस को क्रेडिट कर दिया, मतलब वेजेस से निकाल दिए, वो प्लांट एंड मशीनरी में डाल दिए, तो ये क्रेडिट बैलेंस कितना आ गया 11,715। और एंड करेक्ट, करेक्ट क्या प्लांट एंड मशीनरी, पहले कितनी थी प्लांट एंड मशीनरी? ओह थैंक यू, आज कुछ तो भी हुआ है तेरे साथ। 19,550 माइनस क्या, सही प्लस है, कितना आता है 20,000, डन 20,000। तो ये करेक्शन के बाद पानी कोई नहीं, पानी रहता का पानी, पानी है ना। चलो मैं दुआ देता हूं तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए। हाँ? आप दोनों मिलके सीए क्लासेस साथ में अटेंड करो, वो तुम्हारा और उसका खाना मतलब खाने का टिफिन बना के साथ में लेके चलो। पुराने जमाने में क्या आशीर्वाद देते थे, 100 पुत्र भव, ओके ऐसा बोला जाता था पहले। हाँ वो लॉजिक क्या था पता नहीं, मतलब वो मतलब चाहते क्या हो। आगे चलो, ये जो इसमें और एक कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा, बाकी तो सभी चीजें नॉर्मल है। बैंक हाँ क्या है, मशीनरी हो गया, उसका डिप्रिसिएशन नॉर्मल है। सबसे मेन कौन सा है, बैंक ओवरड्राफ्ट, याद है क्या 7 नंबर का देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट hypothecation of stock. Bank overdraft is outstanding as on 31st March 2017 has been considered as 80% of real value of stock. किसका 80% of real value of stock, deducting 20% margin, and after adjusting the marginal value 80%, the same has been allowed to draw as an overdraft. ठीक है, कितना है पहले बैंक ओवरड्राफ्ट मुझे बता देना, कितना है? ट्रायल बैलेंस में दिया होगा ना, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया है 80,000। हाँ चलो, क्या बोला है एक बार मुझे बता देना, क्या बोला है उन्होंने, मुझे तो नहीं समझा, आप लोगों को समझा? हाँ क्या समझा वेदांत, क्या लिखा है? तो ऐसे दिखा दो जैसे है आपने को सब पता है, ठीक है। हाँ? कोई बताएगा? ठीक है, ध्यान दो, सुनो मैं आपको समझाता हूं, भले मुझे समझा नहीं। हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथेकेशन ऑफ स्टॉक, मतलब आपने स्टॉक रख दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए, बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए आपने क्या एज एन सिक्योरिटी स्टॉक दिया है, बराबर। बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2017 हैज बीन कंसिडर्ड एज 80% ऑफ रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना समझा गया, 80% ऑफ रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक डिडक्टिंग 20% एज मार्जिन। तो वो 80% है, जो वैल्यू आपके सामने दिख रही है ना वो कितनी है 80% है, 80% ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ स्टॉक। एंड आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू 80% ऑफ द सेम हैज बीन अलाउड टू ड्रॉ एज एन ओवरड्राफ्ट। मतलब बेसिकली यहां पे क्या होता है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, कि जब आप बैंक के पास जाते हो तो बैंक को आपने बता दिया ये जो स्टॉक है ना वो स्टॉक कितने का है, लेट अस से 3 लाख का है, ऐसा आपने उन्होंने बोला। तो वो बोलते कि 3 लाख नहीं, हम ये मार्केट का रिसर्च करेंगे और मार्केट के रिसर्च से हमें पता चलेगा स्टॉक कितने का है।
तो आपके पास वो आता है और कहते हैं कि मार्केट में हमने सर्वे किया, ये टाइप के गुड्स हमने देखे, ठीक है, तो उस केस में ये गुड्स जो है वो मैक्सिमम 2,40,000 के ऐसा हम पकड़ के चलेंगे। मतलब उन्होंने क्या किया, 3 लाख का जो स्टॉक अपने बोला था उसका 80% ही वैल्यू उन्होंने अलाउ की। उन्होंने बोला कि हम 80% ही मानेंगे। क्यों ऐसा क्यों करती है बैंक? क्योंकि बैंक वहां पे एक्स्ट्रा अगर लोन दे रहे और बाद में वो स्टॉक की वैल्यू कुछ भी ना निकले तो उस केस में किसको नुकसान होगा? बैंक को, क्योंकि उसी सिक्योरिटी पे वो क्या दे रहे, लोन दे रहे, और वो सिक्योरिटी की वैल्यू कम निकली बाद में, ठीक है, तो उस केस में वहां पे क्या है कि किसको नुकसान होगा? बैंक को नुकसान होगा। और बैंक क्या करते हैं, जितने एसेट है उतने का लोन देती है, उससे कम लोन देती है। इवन वहां पे फ्लैट परचेस करना हो, आपको घर परचेस करना हो, आपको खुद के पास से मान लो 20% डालने पड़ता है और वो 80% फाइनेंस कर देता है। तो उन्होंने क्या बोला, भले आपके एसेट की वैल्यू 3 लाख आप बोल रहे हो, बट हम 2,40,000 से ऊपर नहीं पकड़ेंगे, हम 2,40,000 से ऊपर नहीं पकड़ेंगे। हम बोलते ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, 2,40,000 पकड़ लो। उन्होंने समझा दिया कि कल जाके फ्लक्चुएशन चलता है इस मार्केट में इस गुड्स का, तो कम ज्यादा प्राइस हो गई तो इसकी प्राइस वहां पे 2,40,000 कांस्टेंट रहेगी। तो 2,40,000 वहां पे उन्होंने पकड़ लिया। 2,40,000 पकड़ने के बाद में उन्होंने बोला हम 100% फाइनेंस नहीं करते, हम कितना करते हैं? 80%। मतलब क्या करेंगे, 2,40,000 का 80%। कितना आता है 2,40,000 का 80%? मतलब 48,000 माइनस कर दो तो आ जाएगा 1,92,000। कंप्यूटर से भी तेज 1,92,000 ना, ठीक है। मेरे कैलकुलेशन अच्छे हैं, बचपन में दुकान में बैठा करता था तो इस वजह से कैलकुलेशन शायद से अच्छे हो गए। मतलब मेरे पापा कहते थे कैल्सी यूज नहीं करना है। उस वक्त जब मैं दुकान में बैठता था तो कैल्सी से वहां पे क्या है कि जितने गुड्स लिए उसका हिसाब लगाता था, तो पापा बोलते थे कैल्सी यूज नहीं करना, तो उन्होंने मुझे आदत उसी वक्त डाल दी थी कि यूज नहीं करना। तो उस वक्त छोटे छोटे ट्रांजेक्शन थे, बहुत छोटे छोटे, तो उसका हिसाब लगाता था। उन्होंने बोला गलती हो गई होती है होने दो, बट कैल्सी यूज नहीं करना। उसका मुझे फायदा हो गया, मैं FY BCom के पेपर में, अकाउंट्स के पेपर में FY SY कुछ तो भी था, उसमें कैल्सी भूल गया मैं, ठीक है। तो मुझे कुछ वहां पे बाद में प्रॉब्लम लगा ही नहीं हुआ। अभी भी कैलकुलेशन में बहुत फास्ट सॉल्व कर लेता हूं। मेरे पास अभी ये 3 लाख रैंडम अमाउंट लिया, ठीक है। तो 2,40,000 का 20% मतलब कितना? 48,000। वो माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 2,40,000 का 48,000 1,92,000। तो 1,92,000 उन्होंने आपको लोन दिया है, और वो लोन, वो बैंक ओवरड्राफ्ट कहां पे दिख रहा है? कहां पे दिख रहा है? ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। वो कहां पे दिख रहा है? ट्रायल बैलेंस में। अभी वो बोल रहे हैं ये वहां पे 80,000 दिख रहा है, मैंने एग्जांपल लेते वक्त कितना लिया? 1,92,000। अभी मुझे अगर 1,92,000 से अगर स्टॉक की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालू मैं? कैसे निकालू? बाबा पहले मैं पूछूंगा उन्होंने, बैंक ने कितनी पकड़ी है वैल्यू? बाबा बैंक ने कितनी वैल्यू पकड़ी है? 1,92,000 अपॉन 80 इंटू 100, तो इससे आएगा 2,40,000। और ये 2,40,000 बैंक ने पकड़ी है, बट एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 2,40,000। ये किसका 80% था? ओरिजिनल वैल्यू के। 2,40,000 अपॉन 80 इंटू 100, तो उस तरह से मैं किस पे पहुंचूंगा? 3 लाख। मतलब मैं क्या करूंगा, ये जो 80,000 है, ये जो 80,000 है, ये 80,000 को 80% मानूंगा और पहुंचूंगा बैंक ने जो वैल्यू पकड़ी है उस पे पहुंचूंगा। और एक बार बैंक ने जो वैल्यू कंसिडर की है उस पे पहुंच गया तो फिर से वो किसकी 80% है? ओरिजिनल वैल्यू की। वो किसकी 80% है? ओरिजिनल वैल्यू की। तो उसे डिवाइड बाय 80 कर दूंगा, इंटू 100 कर दूंगा, तो मैं कहां पे पहुंचूंगा? ओरिजिनल वैल्यू पे पहुंचूंगा। समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब मान लो मैं अगर आपको इक्वेशन फॉर्मेट में बता देता हूं तो क्या हो जाएगा? ओरिजिनल कॉस्ट 100, ये क्या किया? एज्यूम। क्या किया? एज्यूम 100 में एज्यूम करो, नहीं तो बाद में स्टूडेंट आके पूछता है कि सही 100 कहां से आया। क्लियर? बहुत सी बार स्टूडेंट ने पूछा है कि सही 100 कहां से लेके आए, प्रॉब्लम में कहीं पे दिया नहीं है 100, तो ये 100 में एज्यूम करो माइनस क्या है? 20%। 20% माइनस, तो 20% मतलब 20 कितना? 80। वैल्यू कंसिडर्ड फॉर किसके लिए? हाइपोथिकेशन। अब हाइपोथिकेशन के लिए 80 मान के चल रहे हैं, और उसका आपको कितना ओवरड्राफ्ट दिया? 80 ओवरड्राफ्ट दिया, या 80 का भी 80% दे दिया? 80 का भी 80%। सो 20% ये क्या किया उन्होंने? मार्जिन कंसिडर किया, मतलब 16 माइनस हो जाएगा, बराबर। 80 का 16 तो कितना हो जाएगा? 64। वैल्यू क्या? सही, या बैंक ओवरड्राफ्ट अलाउड, बैंक ओवरड्राफ्ट अलाउड। समझा? अभी आपके पास जो 80,000 ओवरड्राफ्ट दिख रहा है वो इस इक्वेशन में इक्विवेलेंट टू कितना है?
64 है, समझा क्या? क्लियर? आपके पास जो 80,000 जो ओवरड्राफ्ट दिख रहा है वो कितना? इट इज इक्वल टू 64 इन दिस इक्वेशन। तो मुझे किस पे पहुंचना है? किस पे पहुंचना है? 80 पे पहुंचना है या 100 पे? 100 पे डायरेक्टली मैं निकाल सकता हूं ना 100 पे। ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है मुझे, मैं क्या करूंगा? ओके, मुझे जो 80,000 बताया प्रॉब्लम में बैंक और ओवरड्राफ्ट which is equal to 64 in this equation, then how much is equal to 100? ये तो क्या होगा? मैथ्स में किया कि नहीं किया? हाँ है ना? ओके, तो हम क्या करते हैं? इसे क्रॉस कैलकुलेशन करते हैं। तो 80,000 इंटू 100 अपॉन 64 कितना आता है? 1,25,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है। ये लिख लेना अच्छे से, ये लिख लेना कहीं पे। बाकी चीजें आप सॉल्व कर लोगे, आई एम श्योर, क्योंकि बाकी तो डेप्रिसिएशन है, दो इफेक्ट्स आपको पता है, ठीक है? बट ये जो है, ये कुछ चीज उसमें नई आ चुकी है। वहां पे क्वेश्चन नंबर डाल देना, उसके नीचे मैंने जो जो एडजस्टमेंट बताया, एक्सप्लेन किए, रेक्टिफिकेशन बता दिया, उसके बाद में क्या किया मैंने? रेक्टिफिकेशन के बाद में क्या किया? ये जो हाइपोथेकेशन की वैल्यू वही आई ना एंड में, बैलेंस शीट में देख लेना। क्लोजिंग स्टॉक यस 1,25,000। आप लोग मुझे पार्टी देना। वो यहां पे इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया है बताया कि नहीं? कैलकुलेशन बताया कि नहीं? नहीं, बहुत गलत किया है। तो हाँ, ये क्या? इतना ही है भैया, क्या हो गया? क्या रखो मोबाइल अंदर? मोबाइल है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। स्टार्टिंग में देखा ध्यान कहां पे होता है। मैंने हर रूम बोला, सिखाया इतना, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। हाँ, चलो हो गया डन। समझा ये पक्का? ये 1,25,000 कैसे आ गया? डेफिनेटली मैंने पहले एक 100 एज्यूम किया, 100 उसकी अगर ओरिजिनल कॉस्ट होती तो हमें लोन कितना मिलता? 64। तो अपने प्रॉब्लम में जो ओवरड्राफ्ट मतलब लोन जो मिला है, ओवरड्राफ्ट जो मिला है वो 64 है, सो 80,000 है, विच इज इक्वल टू 64, ठीक है? तो उसे मैंने 100 में कन्वर्ट किया तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पता चल गई, विच इज इक्वल टू 1,25,000। अब बैलेंस शीट में चेक कर सकते हो, बैलेंस शीट में भी वैल्यू वही है क्लोजिंग स्टॉक की। देख रहे, भरोसा ही नहीं है मुझ पे, इमीडिएटली चेक कर रहे। इतने ट्रस्ट इश्यूज क्यों है मतलब आप लोगों को? हाँ, ऐसा होना चाहिए। आपने बोला ना, हाँ ठीक है सर, सही बोला होगा। ओके, तो भरोसा नहीं है। हाँ, चलो समझो पक्का? अभी यहां पे देखो बाकी जो एडजस्टमेंट्स किए, बाकी क्या क्या है? परचेस का हो गया, परचेस याद रखना, परचेस से क्रेडिट किया, दूसरा इफेक्ट अभी भी बाकी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दूसरा इफेक्ट मतलब क्या? ड्राइंग कहां से माइनस करना है? ड्राइंग कहां से माइनस करना है? कैपिटल से। एडवर्टाइजमेंट कहां पर डालना है? पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड पे। बाद में वहां पे सेल्स रिटर्न सेल्स से माइनस, करेक्ट है? और परचेस रिटर्न परचेस से माइनस। मतलब एक तो करेक्शन कर दिया, दूसरा इफेक्ट देना बाकी है अभी भी। क्लियर? तो उन्होंने जैसे कि यहां पे देखो, चेक करते जाओ फटाफट। प्लांट एंड मशीनरी 19,550 दी है, अभी हो गई 20,000, करेक्ट? बराबर ना? यहां पे ना करेक्ट 20,000, करेक्ट है? तो उसके ऊपर डिप्रिसिएशन बोला है ना, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन बोला है। डिप्रिसिएशन कितना कितना परसेंट बोला? डिप्रिसिएशन 15%। तो 20,000 का 15% कितना आता है? 3,000। तो बैलेंस शीट में देखना, बैलेंस शीट
बैलेंस शीट में देखना, मिला 3000 माइनस। और दूसरा इफेक्ट कहां पे हुआ इसका? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे है क्या? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे 3000 है ना? हाँ है, डेप्रिसिएशन इन कॉलम में लिखा है 3000। ओके, दूसरा क्या दिया है? दूसरा आइटम कौन सा दिया है? फर्नीचर एंड फिटिंग 10,250। इसमें कोई चेंज हुआ है क्या? 10,250 इसमें कोई चेंज हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो 10,250 हम कहां पे लिखेंगे? बोलो, आंसर चेक करने की जरूरत नहीं, हम डिस्कस कर लेंगे। 10,250 कहां पे लिखेंगे? एसेट साइड पे। और कितना डिप्रिसिएशन है? 10%। तो 10% जो भी डिप्रिसिएशन आता है वो माइनस होगा कहां से? एसेट से। और दूसरा इफेक्ट कहां पे? पीएनएल अकाउंट में। तो पीएनएल अकाउंट में आप 3000 के नीचे वहां पे अमाउंट दिख रही थी, वो किसकी थी? किसकी थी? फर्नीचर की, बराबर। आगे बैंक ओवरड्राफ्ट 80,000 कहां पे जाएगा? लायबिलिटी साइड। इससे हमने क्या कैलकुलेट किया? स्टॉक कैलकुलेट करके रखा है, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करके रखा है, एंड में लिख देंगे। कैपिटल, बोलो कैपिटल कहां पे लिखेंगे? सभी लोग आवाज आनी चाहिए। कैपिटल कहां पे? लायबिलिटी। आवाज नहीं आ रहा है? लायबिलिटी साइड। आउटर कॉलम में, इनर कॉलम में? इनर कॉलम में। क्यों? ड्राइंग माइनस करनी है, नेट प्रॉफिट ऐड करना है। बोलो आगे ड्राइंग है, ड्राइंग कहां पे जाएगी? कैपिटल से माइनस, एक ही इफेक्ट क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दिया। आगे बोलो परचेसेस, परचेसेस का क्रेडिट बैलेंस आ चुका है, बराबर। परचेसेस का क्रेडिट बैलेंस आ चुका है, कितना है? 1,53,100। ये कहां पे जाएगा? परचेसेस का ट्रेडिंग अकाउंट में। बोलो ट्रेडिंग अकाउंट में कहां पे? डेबिट साइड पे, इनर कॉलम में। इससे माइनस क्या होगा? परचेस रिटर्न। आगे परचेस रिटर्न जितना है, कितना परचेस रिटर्न है? वो ऊपर था 1725, ये माइनस होगा। 1725 ये माइनस होगा। आगे बोलो ओपनिंग स्टॉक कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। आगे वेजेस करेक्टेड है ना? कितने आए करेक्टेड? 11,715। ये लिखने हैं जो करेक्ट होके आए, वो लिखने हैं अभी ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में कहां पे? डेबिट साइड पे। बाद में क्या? प्रोविजन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, डेटर्स भी डिस्कस हो गया है। बाद में क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहां पे? लायबिलिटी साइड। बैड डेट्स, बैड डेट्स क्या क्या पे? वो एडजस्ट हो चुका है ना, बैड डेट्स प्लस न्यू, बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी। नाउ बैड डेट्स रिकवर्ड, ये आपका एक्सपेंस है या इनकम है? इनकम है। कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे या पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे? पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे एक ही इनकम आता है, कौन सा? सेल्स। कौन सा आता है? सेल्स। आगे सैलरीज, सैलरीज कहां पे? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। सैलरीज पेएबल आउटस्टैंडिंग है, लेकिन ये कहां पे है? सॉरी, ट्रायल बैलेंस में दिया है, मतलब एक इफेक्ट दे दिया है, मतलब उसे ऑलरेडी एक्सपेंसेस में इंक्लूड कर दिया है। एंट्री क्या की होगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी की। सैलरी अकाउंट डेबिट खर्चे में ऐड कर दिया होगा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का दूसरा मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी कहां पे लिखेंगे? लायबिलिटी में, बराबर। कोई उसका इफेक्ट चेंज नहीं होगा। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट कहां पे लिखना है? एसेट साइड पे। एडवांस में पैसे दिए, कहां पे जाएगा? एसेट साइड पे। रेंट पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। कैरेज इनवर्ड, गुड्स लाने का खर्चा, गुड्स लाने का खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे। और कैरेज आउटवर्ड पीएनएल अकाउंट के डेबिट। क्यों? क्योंकि ये सेलिंग का खर्चा है, गुड्स बेचने का खर्चा है। गुड्स जब बेचने के लिए बेचते हैं तो उस वक्त का खर्चा है। बाद में सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, इसमें एडजस्टमेंट है क्या? है। क्या एडजस्टमेंट है? एडजस्टमेंट है ना यहाँ पे, ये 825 ऐड करने एडवर्टाइजमेंट के, बराबर। फ्री सैंपल करके डिस्ट्रीब्यूट किए, ये ऐड कर देने वहां पे। आगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ओके कहां पे? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। कैश इन हैंड एसेट साइड, कैश एट बैंक एसेट साइड। ऑफिस एक्सपेंसेस पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। अभी नीचे जो एडजस्टमेंट दिए उसमें से कोई डिस्कस करना बाकी है क्या? नहीं है, सभी एडजस्टमेंट हो चुके हैं। समझ में आया? क्लियर? कोई डाउट है? करेक्शन मतलब जो वाला पार्ट है, जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है वो तो समझा दिया, बाकी प्लेसिंग जो है वो आपने मुझे बता दी कि सर ये यहाँ पे लिखना, ये यहाँ पे लिखना। मेन पार्ट कौन सा था? दो पार्ट, एक तो आपको प्रोविजन, प्रोविजन भी आपको पता ही था बट फिर भी मैंने समझा दिया। मेन पार्ट था रेक्टिफिकेशन, ओके, और वो स्टॉक का वैल्यूएशन 80% कैसे आ गया, 80% से अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है, वो दो वहां पे थे। ठीक है, अभी टाइम हो चुका है, टाइम कैसे जाता है पता ही नहीं चलता।
नहीं सर, हमें पता चलता है, आपका पता नहीं, हमें तो पता चलता है। ये तो मॉर्निंग में मुझे टाइम ही पता नहीं चलता। मॉर्निंग का एक एडवांटेज होता है मेरे लिए, मॉर्निंग में आप मुझे 4 घंटे पढ़ाने के लिए बोलो कंटिन्यूसली, मुझे समझ में नहीं आता है, ठीक है। बट आफ्टरनून में ऑलरेडी थोड़ा सा एक डल रहता है, आप भी मैं भी, ठीक है। आपकी एनर्जी कब रहती है? चलो, ये अब एक काम करना है, ये जो है अभी मैंने जो पढ़ा है वो घर से सॉल्व करके लाना है। आप सॉल्व करोगे, ठीक है, सॉल्व करोगे, देख के सॉल्व नहीं करना, ट्राई करो कि खुद से सॉल्व करेंगे और उससे बाद में कंपेयर कर लेना। बट कल मुझे सभी के नोटबुक में वो क्वेश्चन सॉल्व चाहिए। क्लियर? याद आएगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी जो रिसेंटली सॉल्व किया। हाँ वो भी है, और ये अभी जो आरटीपी वाला जो बता दिया वो भी आपको सॉल्व करना है। क्लियर? सभी लोग अभी जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो सॉल्व करके लाना। क्लियर? कल मैं चेक करूंगा, कल मुझे याद दिलाने आने के बाद में चेक करने के लिए। कोई याद दिलाता ही नहीं, मतलब क्या है कि आके बैठ जाते हैं ऐसे कैसे। साइंस साइड के स्टूडेंट तो कभी याद ही नहीं दिलाते। आप लोगों को बोला था, हो गया? कल क्या बोला था? किए ना? ठीक है, चल रहा है ठीक ठाक? अभी समझ में आया ना, ये सामने बैठने का फायदा।